हेलो फ्रेंड, पीआर नोवेल सीरीज़ पे आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर आपको सुनने मिलेगा लव स्टोरी, हार्ट स्टॉपिंग ड्रामा, रोमांस, थ्रिलिंग फैंटेसी, रिवेंज स्टोरीज। अगर स्टोरी आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू। आर्या के पैर एकदम से लड़खड़ा आरिश जाते हैं जैसे ही वह उस डाइवोर्स पेपर पर अपने और आरिश के नाम को पढ़ाती है। वह आरिश के बगैर जीने को तैयार थी, मगर आरिश को पूरी तरह से छोड़कर जीने को वह बिल्कुल तैयार नहीं थी। आर्या तुरंत उसे पेपर को सारी चीज पढ़ना शुरू करती है। उसमें आरिश ने आर्या को अपनी 50% प्रॉपर्टी पे करने की बात भी कही थी। मतलब अगर आरिश और आर्या दोनों अलग होते हैं तो आरिश के 50% शेयर्स के मालकिन आर्या होगी। क्या आरिश के लिए ये डाइवोर्स इतना जरूरी हो गया था कि वह आर्या को अपना आधा प्रॉपर्टी देने को तैयार था? आखिर आरिश की ऐसी भी क्या मजबूरी थी कि वह अचानक से ऐसा कदम उठा चुका था और इस बात का आर्या को जरा एहसास तक भी नहीं था। उस डाइवोर्स पेपर को अपने हाथों में पड़े आर्या का पूरा शरीर कांप रहा था तो वह अपने कांपते हाथों से साइड टेबल पर रखे अपने फोन को उठती है। एक बार फोन उसके हाथों से छूटकर नीचे फर्श पर गिरता है, मगर आर्या वापस से उसे ही दोबारा से अपने हाथों में पकड़ती हैं और फिर तुरंत ही वह आरिश के नंबर पर कॉल करती हैं, मगर आरिश का नंबर नॉट रीचेबल आ रहा था। आर्या बार बार कोशिश करती है मगर बार बार यही आ रहा था। आर्या कई बार आरिश को मैसेज भी भेजती है मगर उसके मैसेज का कोई जवाब नहीं था। आरिश के कॉल के जवाब ना देने पर और मैसेज को इस तरह से इग्नोर करने पर आर्या बुरी तरह से कमजोर पड़ती जा रही थी। वह सीधा फर्श पर जा बैठी है। आर्या को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी चीज का एहसास ही नहीं है। वह बिल्कुल एकटक डाइवोर्स पेपर को देखे जा रही थी। अब आर्या की हिम्मत टूटी जा रही थी। आर्या उस डाइवोर्स पेपर को खुद से दूर झटक के साथ फेंक देती है और अपने हाथों को अपने सीने से लगते हुए वह अपने आंसू भरी नजरों से उसे डाइवोर्स पेपर की तरफ देखने लगती है। आर्या के लिए वह डाइवोर्स पेपर बिल्कुल एक डरावनी सपना की तरह थे। आर्या का पूरा शरीर का कांप रहा था और पूरा चेहरा पूरी तरह से लाल हो चुका था और वह अपनी लाल हो चुकी है आंखों से उसे डाइवोर्स पेपर को देखे जा रही थी कि अचानक ही आर्या बुरी तरह से चीख पड़ती है और उसका रोना तेज हो जाता है। आर्या फूट फूट कर फर्श पर बैठे हुए रो ही जा रही थी। उसके पैरों में तो अब इतनी भी जान नहीं बची थी कि वह खड़े हो सके। आर्या बस रोए जा रही थी मगर उसे आज संभालने वाला कोई भी नहीं था। यहाँ तक कि जिसे उसने एक बार फिर से जैसे अपनी जिंदगी में शामिल करने का सोचा था, उसने एक बार फिर से उसके भरोसे को अपने धोखे के तले रौंद दिया था। आर्या नहीं जानती थी कि आखिर आरिश उसे डाइवोर्स क्यों देना चाहता था। इन 6 सालों की दूरी में भी उसे इतना दर्द कभी नहीं हुआ जितना आज हो रहा था। आज जब वह आरिश को पूरी तरह से अपने दिल से माफ कर चुकी थी और उसके साथ अपनी जिंदगी आगे बीतने का सोच चुकी थी तो आज आरिश उसे डाइवोर्स पेपर गिफ्ट के तौर पर भेज रहा है। पहले उसका 2 महीना तक आर्या से दूर रहना, इन 1 महीना से पूरी तरह से आर्या से दूरी बना लेना, ना उसके फोन का जवाब देना और ना ही उसके मैसेज का रिप्लाई देना, और अब ये पेपर्स आहे। नहीं 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 आरिश, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं। मैंने आपकी हर एक गलतियों को माफ किया है, आपको दोबारा मौका दिया है। आप मेरे भरोसे को इस तरह से नहीं तोड़ सकते हैं। आपको मुझसे दूर रहना, आप बेशक मुझसे दूर रह लीजिए, मगर यह डाइवोर्स मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। और अगर मैं इसे अपनाती भी हूं तो हमारे बच्चों का क्या होगा? क्या आपको जरा भी उनकी फिक्र नहीं है? क्या आपने एक बार भी यह सब करने से पहले हमारे बच्चों के बारे में नहीं सोचा? बच्चों को अपनी आदत लगने के बाद आप मुझे ये डाइवोर्स पेपर गिफ्ट कर रहे हैं। मैं बच्चों को क्या जवाब दूंगी? अगर आपको मुझसे दूर नहीं जाना था तो आप मेरी जिंदगी में दोबारा आए ही क्यों? क्यों अपने बच्चों को ये सच बताया कि उनके असली पिता आप हैं? नहीं आरिश, आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। मैं आपको ऐसा कभी नहीं करने दूंगी। मैं इन पेपर्स पर कभी साइन नहीं करूंगी। आपको जो करना है आप कीजिए, लेकिन मैं अपने बच्चों के सिर से उसके पिता का साया कभी दूर नहीं होने दूंगी। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं आपकी जिंदगी में अब कभी वापस नहीं आऊंगी और ना ही आपको अब अपनी जिंदगी में शामिल होने दूंगी, लेकिन मैं अपने बच्चों से उसके पिता को दूर नहीं जाने दूंगी। आप चाहे या ना चाहे आपको इन बच्चों के साथ बंध कर रहना होगा सारी जिंदगी। आर्या भले ही आरिश से दूर जाने का फैसला ले रही थी, मगर आर्या का दिल इस समय कई हिस्सों में टूटे जा रहा था। वह खुद को संभाल नहीं पा रही थी। आर्या के लिए इस समय ये पल उसके जिंदगी के सबसे डरावनी पलों में से एक था, और वह इसलिए क्योंकि शायद उसके दिल में और उसके दिमाग में एक बार फिर से आरिश पर भरोसा करना शुरू कर दिया था, और अब यह फैसला उसके दिल को बर्दाश्त नहीं हो रहा था और ना ही उसका दिमाग ये डाइवोर्स करने को तैयार हो रहा था। 1 साल बाद क्रूज। सिद्धार्थ सोना को गोद में उठाए रूम में लेकर इंटर करता है और सोना को बेड पर बहुत धीरे से बैठाता है। बेड पर बैठते ही सोना सिद्धार्थ को धक्का दे देती है और गुस्से में सिद्धार्थ को देखकर कहती है, सोना, अब क्यों आ रहे हैं मेरे पास? जाए ना वहां नीचे उन आधे कपड़े पहने आधी नंगी लड़कियों के साथ डांस कीजिए जाए। सोना का गुस्सा में लाल चेहरा देख सिद्धार्थ को सोना पे बहुत प्यार आ रहा था, क्योंकि सोना गुस्सा में मुंह फुलाकर बोल रही थी और अभी प्रेगनेंसी के कारण जो उसका थोड़ा सा वजन बढ़ गया था उससे सोना और भी क्यूट हो गई थी। सिद्धार्थ सोना के पास जाकर उसे पकड़ने वाला था कि सोना सिद्धार्थ का हाथ झटक देती है और अपने आंखों में आंसू लाकर के सिद्धार्थ से कहती है, सोना, बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं। आंटी बता रही थी कि जब औरत माँ बनने वाली होती है तो उसका पति बाहर जाकर मुंह मरने लगता है। आप भी यहाँ बाहर मुंह मरने आए थे ना? बोलिए। सिद्धार्थ सोना की बात सुनकर के शौक हो जाता है। वो सोना के पास जाकर के उसे पकड़कर बोलता है, सिद्धार्थ बेबी, ये कैसी बातें कर रही है? ऐसी कोई बात नहीं है, हम सब तो यहाँ बस पार्टी करने आए थे। सिद्धार्थ की बात सुनकर सोना रोते हुए बोलती है, सोना,
अच्छा, बस पार्टी करने आए थे, इसलिए यहाँ पर आई लड़कियों के साथ डांस कर रहे थे। सिद्धार्थ, बेबी उन लड़कियों को पार्थ लेकर आया था, मैंने नहीं बुलवाया था, ट्रस्ट मी आई एम ओनली योर्स। प्लीज रोना बंद करो। इतना कहकर सिद्धार्थ सोना के आंसू पोंछकर सोना को अपनी बाहों में भर लेता है। सोना भी सिद्धार्थ की बातें सुन अब रोना बंद कर देती है। लेकिन अब सोना को हिचकी शुरू हो जाती है, जिसे सुन सिद्धार्थ सोना को देखता है और जल्दी से सोना को छोड़ रूम में रखे पानी के जग से पानी ग्लास में डाल सोना को पिलाता है। सोना पानी तो पी लेती है, लेकिन उसकी हिचकी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। सिद्धार्थ ये देख परेशान हो जाता है, उसे कुछ सूझ नहीं रहा था। अंजलि आंटी ने उसे बताया था कि कभी कभी प्रेगनेंसी में ज्यादा रोने की वजह से औरतों को हिचकी शुरू हो जाती है, जिसे फौरन रोक लेना चाहिए। सिद्धार्थ अंजलि जी की बात याद करके परेशान हो रहा था कि वो सोना की हिचकी रोकने के लिए क्या करे, पर फिर उसके दिमाग में कुछ आया और उसने जल्दी से जा करके सोना के होठों पर अपने होंठ रख करके उसे किस करने लगा। वही सोना उसके इस एक्शन के लिए तैयार नहीं थी, तो वो शॉक हो गई, पर जल्दी ही खुद को संभाल कर अपनी आंखें बंद कर लेती है और सिद्धार्थ के किस को फील करने लगती है। वही सिद्धार्थ सोना को ऐसे देख खुश हो जाता है, क्योंकि अब उसकी हिचकी रुक चुकी थी। ये बहुत पुराना उपाय है कि अगर हिचकी पानी से ना रुके तो कोई ऐसा शॉक दो जिससे हिचकी फौरन रुक जाती है। वही अब सिद्धार्थ सोना को सॉफ्टली किस कर रहा था, पर धीरे धीरे वो किस पैसिनेट किस में बदलती जा रही थी। सिद्धार्थ अपनी जीभ सोना के मुंह में डालना चाह रहा था, पर सोना अपना मुंह नहीं खोल रही थी, तो सिद्धार्थ अपना एक हाथ सोना के सीने पर रख उसे जोर से दबा देता है, जिससे सोना की एक आह निकल जाती है। इसी का फायदा उठा सिद्धार्थ सोना के मुंह में अपना जुबान ले जाकर उसके होठों को सक करने लगता है। सिद्धार्थ पूरे तरह से सोना के मुंह के हर एक कोने को एक्सप्लोर कर रहा था और अपने एक हाथ से उसके बदन को सहला रहा था। 20 मिनट के लंबे किस के बाद भी जब सिद्धार्थ सोना के होंठों से अलग नहीं होता, तो खुशी अब सिद्धार्थ को अपनी हाथ उठाकर पीछे पुश करने लगती है, क्योंकि अब उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी थी। पर सिद्धार्थ तो जैसे सोना को छोड़ने को तैयार ही नहीं था। आखिर तैयार होता भी कैसे, वो इतने समय बाद जो सोना के नजदीक जा रहा था। इसलिए सिद्धार्थ सोना के हाथों को पकड़कर नीचे कर बेड से लगा देता है, लेकिन सोना अब सांस नहीं ले पाने की वजह से छटपटाने लगी थी। सिद्धार्थ को जब एहसास होता है कि सोना सांस नहीं ले पा रही है, तो सिद्धार्थ सोना के होंठों को छोड़ सोना के गले पर किस करने लगता है। सिद्धार्थ के छोड़ते ही सोना लंबी लंबी सांसें लेने लगती है, जिस वजह से उसकी चेस्ट ऊपर नीचे होने लगती है, जिसका एहसास पाकर माहिर सिद्धार्थ की बॉडी गर्म होने लगती है। सिद्धार्थ अब पूरी तरह से बेहक गया था और वो अब सोना के गले को छोड़ उसके चेस्ट पर किस करने लगता है। किस करते करते सिद्धार्थ अपने हाथ सोना की पीठ पर ले जाकर उसके ड्रेस की जिप खोल देता है और एक झटके में सोना की ड्रेस को उसके शरीर से अलग कर देता है। अब सोना सिद्धार्थ के सामने सिर्फ अपने ब्लैक कलर के अंडरगारमेंट में थी। सोना सिद्धार्थ के एक्शन से चौंक जाती है। सोना सिद्धार्थ को रोकते हुए बोलती है, सोना, सिद्धार्थ हमारे ऐसा करने से बेबी तो हट नहीं होगा ना। सोना की बातें सुन सिद्धार्थ सोना को देखने लगता है, फिर सिद्धार्थ झुककर सोना के होंठों को हल्की किस करके सोना से कहता है, सिद्धार्थ डोंट वरी जान, हमारे बेबी को कुछ नहीं होगा, वैसे भी अब तुम्हारे प्रेगनेंसी को 3 मंथ हो चुके हैं। इतना कह सिद्धार्थ सोना को देखने लगता है। सोना के मखमली गोरी रंग पर वो ब्लैक अंडरगारमेंट्स को देख सिद्धार्थ अब पागल हुआ जा रहा था। सिद्धार्थ सोना के ऊपर झुककर उसके कॉलर बोन और उसके गर्दन पर अपने होंठ चलाने लगता है। फिर सिद्धार्थ सोना के उभारों को उसके अंडरवेयर के ऊपर से ही चूमने लगता है, फिर उसके उभारों को अपने हथेलियों में भरने लगता है। उसके ऐसा करने से सोना मचलते हुए अपना चेहरा इधर उधर कर रही थी। सोना अपनी उंगलियां सिद्धार्थ के बालों में चलाने लगती है और सोना की सांसें भी भारी होने लग जाती है, जिससे सोना गहरी गहरी सांस में सिसकियां भरने लगती है। तो सिद्धार्थ फिर से सोना के होंठों पर आ जाता है और किस करने लगता है। सिद्धार्थ और सोना अब एक दूसरे को पैशनेट किस कर रहे थे। करीब 20 मिनट के बाद सिद्धार्थ सोना के होठों को अपने होठों से आजाद करता है। सिद्धार्थ सोना के होठों को छोड़कर उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगता है। फिर सिद्धार्थ अपने शर्ट के बटन को खोल अपने शर्ट को अपने शरीर से अलग कर वही फ्लोर पर फेंक देता है, फिर अपने पैंट को भी खुद के शरीर से अलग कर वही फ्लोर पर फेंक देता है। अब सिद्धार्थ सिर्फ अपने ब्लैक बॉक्सेस में था। सिद्धार्थ सोना को धीरे से उठाकर अपने हाथों को सोना के पीछे ले जाकर उसके इनरवेयर को खोल उसके शरीर से हटा के फेंक देता है। सिद्धार्थ सोना के गोरे परफेक्ट सीने को देखता है, उसे अपना गला सूखता हुआ महसूस हो रहा था, जिससे सिद्धार्थ अपनी थूक निगलने लगता है। सिद्धार्थ से अब खुद को कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। सिद्धार्थ जल्दी से झुककर सोना के सीने पर अपना मुंह लग देता है और दूसरी ओर को अपने एक हाथ भरने की कोशिश करने लगता है। उसके ऐसा करने से सोना आहें भरने लगती है। सोना अपने हाथों को उठाकर सिद्धार्थ के सर को पकड़ अपने सीने पर दबाने लगती है। सिद्धार्थ सोना की आहें सुन और वाइल्ड हो जाता है, जिससे वो सोना के सीने को और तेजी से अपने होठों को फेरने लगता है। सिद्धार्थ के काफी वक्त बाद ऐसे करने से सोना को अपने सीने पर दर्द महसूस होने लगता है, तो सोना अपनी बड़ी हुई सांसों को संभालकर सिद्धार्थ से अपनी लड़खड़ाती हुई में कहती है, सोना सी सिद्धार्थ थोड़ा आराम से करिए ना प्लीज, दर्द हो रहा है। सिद्धार्थ सोना की आवाज सुनकर रुक जाता है और एक नजर सोना को देखता है, जिसके चेहरे पर दर्द की लाली छाई हुई थी, तो सिद्धार्थ थोड़ा खुद पर कंट्रोल करके सोना के नीचे की ओर बढ़ता है।
फिर सिद्धार्थ सोना के पेट पर आकर उसे किस करता है और फिर उसके नाभि पर किस और करता है। आह सिद्धार्थ। सोना की मनमोहक आवाज सुनकर सिद्धार्थ के चेहरे पर डीप स्माइल आ जाती है। सिद्धार्थ उसी तरह किस और लिक करते हुए सोना के नीचे आता है और उसके बदन पर उसके बचे कपड़े भी निकाल देता है। फिर उसके सेंसिटिव एरिया को बहुत ध्यान से देख एक नजर सोना को देखता है और कहता है, सिद्धार्थ बेबी डोंट वरी, मैं जेंटल रहने की पूरी कोशिश करूंगा। इतना कह सिद्धार्थ अपने एक हाथ से सोना के सेंसिटिव एरिया पर हाथ रखता है और धीरे से उस हाथ की एक उंगली से सोना के अंदर ले जाता है और अपनी उंगली की मूवमेंट करने लगता है। तकरीबन 10 मिनट तक सिद्धार्थ बिना रुक सोना के साथ फोप्ले करता रहता है, क्योंकि उसे डर भी था कि सोना अभी प्रेग्नेंट है तो कहीं उसके होने वाले बच्चे को चोट ना पहुंचे। सिद्धार्थ अब रुक के एक नजर सोना को देखता है, फिर सोना के सेंसिटिव पार्ट को देखकर सिद्धार्थ सोना पूछता है, सिद्धार्थ आर यू रेडी बेबी। सिद्धार्थ का सवाल सुन सोना अपनी आंखें खोल सिद्धार्थ को देखती है, फिर अपनी हाथों को उठा सिद्धार्थ के गर्दन के इर्द गिर्द बांध देती है और अपनी आंखों से पलके हाँ में झपका देती है। सोना की हाँ मिलते ही सिद्धार्थ ऊपर की ओर बढ़कर सोना के लीप को किस करता है और थोड़ा उठकर सोना को ऊपर से नीचे तक देखता है। फिर सिद्धार्थ अपने हाथों को बढ़ाकर सोना के मखमली शरीर पर चलाने लगता है। सिद्धार्थ सोना के पूरे शरीर को अपने हाथा से सहलाते हुए उससे के कहता है, सिद्धार्थ वाई आर यू सो हॉट बेबी। इतना कहकर सिद्धार्थ एक बार फिर से सोना के एक सीने पर अपने होंठ फेरने लगता है। करीब 10-15 मिनट ऐसे ही सोना के सीने पर लगातार अपने होंठ फेरने के बाद सिद्धार्थ अपना चेहरा उठाकर सोना को देखता है, जो आंखें बंद किए मदहोश होकर सिसकियां भर रही थी। सोना को मदहोश होता देख सिद्धार्थ अब अपना बॉक्सर निकलकर पूरी तरह से सोना के ऊपर आकर आपने अब तक काफी हार्ड हो चुके बॉडी को सोना के सेंसिटिव एरिया पर रब करने लगता है और फिर धीरे धीरे सोना में इंटर होने लगता है। सिद्धार्थ के सोना में इंटर होने से सोना के हाथों की मुठ्ठियां बेडशीट पर कस जाती है और उसके आंखों के कोने से 2 बूंद आंसू बाहर गिर जाती है। आज सोना को थोड़ा ज्यादा दर्द महसूस हो रहा था। वही सिद्धार्थ अब सोना के साथ इंटीमेट होने लगता है। अभी पूरे रूम में सोना की सिसकियां और आहें गूंज रही थी। सिद्धार्थ भी अपनी स्पीड बढ़ा रहा था। करीब 2 घंटे बाद सोना थकी आवाज में सिद्धार्थ से कहती है, सोना सिद्धार्थ अब मुझसे और नहीं होगा प्लीज, मैं बहुत थक गई हूँ। सोना की आवाज सुनकर अब सिद्धार्थ रुक जाता है, क्योंकि वो जानता था कि अभी सोना प्रेग्नेंट है। इस हालत में उसका ज्यादा थकना ठीक नहीं। इसलिए सिद्धार्थ सोना से अलग होकर के फोरहेड पर किस करके उसे अपनी बाहों में लेकर सोना के बालों को सहला करके उससे बोलता है, सिद्धार्थ स्लीप वेल बेबी। सिद्धार्थ के बोलने पर सोना अपनी आंखें बंद करके सिद्धार्थ से और चिपक कर सो जाती है। सिद्धार्थ भी सोना के बालों को सहलाते हुए कुछ ही देर में अपनी आंखों को बंद कर सो जाता है। लेकिन आज सिद्धार्थ के चेहरे पर सेटिस्फैक्शन नहीं दिख रहा था। सोना सो चुकी थी मगर सिद्धार्थ की आंखों में नींद नहीं था। वह लगातार सोना के सो रहे चेहरे को ही देखे जा रहा था। इस समय सिद्धार्थ के चेहरे पर बहुत से एक्सप्रेशन थे। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी गहरी सोच में डूबा हुआ हो, मगर वह उसे अपने चेहरे पर जाहिर न होने देने की पूरी कोशिश कर रहा है। काफी देर तक एक तक लगातार ऊपर सीलिंग को देखते रहने के बाद सिद्धार्थ धीरे से सोना को अपने ऊपर से उतारकर उसे बेड पर सुलाता है और उसे पूरी तरह से ब्लैंकेट से कवर कर देता है और खुद बेड से उतरकर वह अपने पैंट को पहनता है और विंडो के पास आकर विंडो से बाहर देखने लगता है। विंडो के बाहर सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा था और उस पानी में चांद के रिफ्लेक्ट होती रोशनी उस नज़ारे को बहुत ही खूबसूरत बना रहा था। सिद्धार्थ यहाँ आज इस क्रूज पर सिर्फ और सिर्फ सोना के लिए था, क्योंकि वह सोना को उसकी प्रेगनेंसी में परेशान होता हुआ नहीं देखना चाहता था। बीते 1 साल में जो कुछ भी हुआ था उसकी वजह से कई जिंदगियां यहाँ उलझी पड़ी थी, मगर सिद्धार्थ उलझन में अपनी बीवी और अपने बच्चों को नहीं उलझाना चाहता था। वह चाहे इन सब के बीच कितना भी परेशान हो, मगर वह अपनी परेशानी का 1% पर अपनी बीवी के ऊपर नहीं पड़ने देने वाला था। लंदन, सुबह का समय। कमरे का दरवाजा खुलता है और अंदर से एक लड़की बाहर आती है। उसने इस समय 1 पीस कैरी कर रखा था, पैरों में हाई हील्स, बालों को खुला छोड़ रखा था, चेहरे पर हल्की मेकअप के साथ होठों पर हल्के सी लिपस्टिक, हाथों में लिमिटेड एडिशन के डायमंड वॉच और दूसरे हाथ में अपने फोन को लिए हुए वह तेज कदमों से एक कमरे की ओर बढ़ रही थी। इस समय उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। वह उस कमरे के दरवाजे के पास पहुंचती और धीरे से अपना हाथ बढ़ाकर कमरे का दरवाजा खोलकर कमरे के अंदर दाखिल होती है। कमरे के अंदर आते ही उसकी नजर सीधा बेड के ऊपर जाती है। बेड पर सो रहा एक छोटा सा लड़का, वह बहुत ही सुकून के साथ सो रहा था। उसे इतनी सुकून से सोता हुआ देखकर उस लड़की के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है और वह मुस्कुराते हुए बेड के पास थी है और धीरे से बेड पर बैठकर अपने हाथों को आगे बढ़कर उसके बालों को प्यार से सहलाते हुए बोली, आदिश बेटा देखो सुबह हो गई है, क्या आपको स्कूल नहीं जाना है? जी हाँ, ये कोई और नहीं बल्कि आदिश, आर्यन आरिश का बेटा। और ये लड़की आदिश को उठाने वाली कोई और नहीं बल्कि खुद आर्या थी। आर्या अपने प्यार भरी नजरों से अपने बेटे की तरफ देख रही थी और आर्या के प्यारी सी आवाज जैसे ही आदिश के कानों में पड़ती है, वह तुरंत ही उठकर बेड पर बैठ जाता है और अपनी माँ की तरफ देखती है। आर्या आगे बढ़कर उसके माथे पर प्यार से किस करते हुए बोली, गुड मॉर्निंग मेरा बच्चा, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, आपको स्कूल जाना है ना? आप तैयार हो जाओ, उसके बाद हम ब्रेकफास्ट करने जाएंगे।
आदिश आर्या की तरफ देखता है और फिर अपने सिर को हाँ में हिलाते हुए वह धीरे से बेड से नीचे आता है और फिर बाथरूम की तरफ चला जाता है। हालांकि उसकी आंखों में अभी भी नींद सवार था, मगर वह दोबारा नहीं सो सकता था। आदिश को बाथरूम के अंदर जाता हुआ देखकर आर्या के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। आर्या के चेहरे पर एक मायूसी नजर आने लगती है। आर्या तुरंत ही अपना फोन उठाती है और वह अपने एल्बम को खोलकर उसमें पंखुड़ी की तस्वीर देखने लगती है। छोटी सी पंखुड़ी जिसे आर्या हर दिन याद किया करती थी, मगर अफसोस उनके माँ बाप के बीच की इन दूरियों ने एक माँ और बेटी के बीच की भी दूरियों को बढ़ावा दे दिया था। इंडिया आर्यन कॉरपोरेशन, आरिश का केबिन। इस समय आरिश के केबिन में आरिश अकेला मौजूद था। वह अपनी चेयर को विंडो की तरफ घुमाए हुए लगातार विंडो से बाहर देखे जा रहा था। इस समय उसके चेहरे पर कोई इमोशन नहीं थे। उसके हाथों में फोन था और फोन की गैलरी खुली हुई थी और उसमें वह आर्या और अपने बेटे की तस्वीर को देखा जा रहा था। इन एक साल में बहुत कुछ बदल चुका था जिसे अब शायद ही कभी वापस से मोड़ जा सकता था। आरिश की गहरी नजरें अपने फोन पर तो कभी विंडो से बाहर जा रही थी और वह ऊंची ऊंची इमारत को देखने में लगे हुए थे कि तभी उसके केबिन का दरवाजा खुलता है और राघव अपने कदम केबिन के अंदर रखता है। राघव केबिन के अंदर आता है और एक फाइल को टेबल पर रखते हुए आरिश की तरफ देखते हुए बोला, एक्स अगर अब तुम्हारा सोचना हो गया हो तो जल्दी से इस फाइल पर साइन करके मुझे दे दो। राघव के इस रवैया को सुनकर आरिश तुरंत ही पलट कर राघव की तरफ देखता है और फिर अपनी आंखें छोटी करते हुए बोला, क्या तुम भूल रहे हो कि तुम किसे बात कर रहे हो? भूलो मत, ऑफिस में मैं तुम्हारा बॉस हूँ। याद है, इसलिए अब तक ये नौकरी कर रहा हूँ जिस पल मैं भूल गया कि मेरा बॉस ही मेरा दोस्त है। याद रखना, मैं इस कंपनी को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊंगा। राघव बिना आरिश की तरफ देखे हुए ही आरिश के सवालों का जवाब देता है। इधर आरिश राघव के को सुनकर अपनी मुट्ठियों को कसकर बंद कर लेता है, मगर वह जानता था कि राघव के इस रवैया की वजह कहीं ना कहीं वह खुद ही है। वह इसके लिए राघव को ब्लेम नहीं कर सकता था। आरिश गहरी सांस लेता है और उसके बाद राघव की तरफ देखते हुए बोला, मुझे नहीं लगा था कि सबकी तरह तुम भी मुझे गलत समझोगे। एटलीस्ट एक बार तो तुम्हें मुझसे पूछना ही चाहिए था कि मैं यह फैसला क्यों लिया और आखिर में क्यों अपनी ही बीवी से दूर हुआ हूँ, जबकि मैं उसके बगैर एक पल नहीं रह सकता। तुमने जो कुछ भी किया और तुम्हारा जो कुछ भी फैसला था वह तुम्हारे निजी जिंदगी को लेकर था और मुझे तुम्हारे निजी जिंदगी में कोई दखलंदाजी नहीं करनी है। तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हारा फैसला लेने का हक है और ना ही मुझे तुमसे अब कोई एक्सप्लेन चाहिए। तुम्हें जितना एक्सप्लेन करना था तुम ऑलरेडी कर चुके हो, मगर मुझे अब उन बातों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। तो तुम फाइल पर साइन करो और मुझे दे दो। राघव की बात सुनते हुए आरिश एक गहरी सांस लेता है और फिर फाइल खोलकर उसे पढ़ते हुए अपने धीमी सी आवाज में बोला, राघव तुम्हें नहीं लगता कि यह सब जो कुछ भी हुआ इसके पीछे जरूर कोई बड़ी वजह रही होगी, तभी मैंने ऐसा कुछ किया है। मैंने एक बार पहले ही कह दिया है आरिश कि मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। अगर तुम पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ ऑफिस में मिला रहे हो तो मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि मैं यहाँ पर काम नहीं करूंगा। अगर तुम चाहते हो कि मैं ये काम छोड़कर ना जाऊं तो तुम्हें पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को अलग रखना होगा। मेरा तुम्हारी पर्सनल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है और प्रोफेशनल लाइफ में तुम अपने पर्सनल लाइफ को नहीं घुस सकते हो। जहां तक रही बात भरोसे की, तो मैं तुम पर भरोसा करने वाला कौन होता हूँ, जिसे तुम पर खुद से भी ज्यादा भरोसा किया था, जिसने तुम्हारी टूटी हुई उम्मीद को एक नई राह देखी थी, जिसने तुम्हारे हाथों को तब थामा था जब तुम पूरी तरह से बिखर चुके थे। उसने अपने हर एक दर्द को भुला दिया, हर एक तकलीफों को भुला दिया, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। तुम्हें माफ किया जब तुमने उसके भरोसे का लिहाज नहीं रखा। जब तुमने उसका भरोसा तोड़ दिया तो फिर मेरे भरोसे का क्या है फायदा? मेरे भरोसे का उसके सामने कोई कीमत नहीं है और जब तुम उसकी कीमत ना चुका पाए तो तुम मेरे भरोसे कहाँ सेल करके ही क्या कर लोगे? राघव की बातें सुनते हुए अब आरिश के पास कहने को कुछ भी नहीं बचा था। अब आरिश राघव की तरफ बस एक गहरी नजरों से देखता है और फिर उसे अपनी नजरें हटाते हुए वह उसे फाइल को पढ़कर उसे पर साइन कर देता है और उसे टेबल पर रख देता है। जैसे राघव बिना आरिश की तरफ एक भी नजर देखे हुए उठता है और सीधा केबिन से बाहर चला जाता है। राघव के केबिन से चले जाने के बाद आरिश गहरी सांस भरता है और अपनी नजर दरवाजे से फिर एक बार वापस से विंडो से बाहर उन ऊंची इमारत को देखते हुए खुद से ही कहता है, यह इमारतें जितनी ऊंची और जितनी खूबसूरत नजर आ रही है, इसे खड़ी करने वाले की मेहनत और उसके खून पसीने की कमाई किसी को नजर नहीं आती। अगर कुछ नजर आती है तो वह सिर्फ बाहर की खूबसूरती, अंदर की तकलीफ सिर्फ और सिर्फ उसे बनाने वाले को ही महसूस होती है। मैं नहीं बता सकता और ना ही मैं समझा सकता हूँ कि मैं किस तकलीफ से गुजर रहा हूँ। आरिश आज अपनी बात कहते हुए एक बार फिर से अपने फोन की तरफ देखने लगता है, जिस पर आर्या के मुस्कुराते हुए तस्वीर नजर आ रही थी। आरिश अपने फोन को अपने होठों तक लाता है और धीरे से अपने होठों को आर्या की तस्वीर पर रख देता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है और इस सुकून के साथ आरिश के होठों पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। भले ही आर्या उसके पास नहीं थी, मगर आर्या का एहसास उससे कभी अलग नहीं हो सकता था। लंदन आर्या अपने बेटे का हाथ पकड़े हुए कमरे से बाहर आती हैं और वह सीढ़ियों से होते हुए डाइनिंग एरिया में आ जाती है। डाइनिंग एरिया में आते ही आर्या की नजर हॉल में ही सोफे पर बैठे कॉफी पी रहे उसे शख्स पर जाकर जम जाती है। ब्लैक कलर के 3 पीस बिजनेस सूट में, अपने बालों को बहुत ही एलिगेंटली सेट किए हुए, पैरों में ब्लैक लेदर शूज, हाथों में लिमिटेड एडिशन के ब्लैक वॉच, शार्क फेशियल फीचर्स, तीखी नाक, गहरी काली आंखें और उसके वह पतले होंठ उसे आदमी को बहुत ज्यादा हैंडसम लुक दे रहे थे।
उस आदमी की तरफ देखते हुए आर्या अपनी धीमी कदमों से उसकी ओर बढ़ती है और फिर उसकी तरफ देखते हुए अपनी शांत सी आवाज में बोली, क्या मैं जान सकती हूँ कि आज सुबह सुबह आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आर्या की आवाज जैसे ही उस शख्स के कानों में जाती है, वह तुरंत ही अपनी नजर उठाकर आर्या की तरफ देखता है और फिर अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट लिए हुए बोला, मैं बस यहाँ तुमसे मिलने आया हूँ, क्यों मैं नहीं आ सकता? उसे आदमी की बातें सुनकर आर्या अपने सिर को नामे हिलाते हुए बोली, ऐसी बात नहीं है, मगर आप जानते हैं सुबह सुबह मुझे किसी से मिलना पसंद नहीं है और यह बात आप अच्छी तरह से जानते हैं। दानिश, तो क्या मैं ये जान सकती हूँ कि आप यहाँ पर क्यों आए हैं? दानिश रहेजा दिवेश रहेजा का बड़ा भाई कहने को तो यह और दिवेश दोनों एक ही खून के थे, मगर दानिश दिवेश के बिल्कुल उल्टा था। जहां दिवेश हर कुछ अपनी जिद पर पाना चाहता था, तो वही दानिश सब लहजे में कुछ मोहब्बत से पाना चाहता था। दानिश के बात करने के में दानिश के बेताब में हर चीज में सिर्फ और सिर्फ प्यार नजर आता था, तो वही दिवेश की आंखों में सिर्फ और सिर्फ आर्या को पाने की जुनून नजर आता था। हालांकि दानिश और आर्या को मिलने वाला दिवेश ही था, मगर जितना ज्यादा आर्या दिवेश से नफरत करती थी, उसे कहीं ज्यादा वह दानिश की इज्जत किया करती थी। दानिश ने आर्या की तरफ देखा और अपने सिर को हाँ में हिलाते में बोला, हाँ मुझे काम तो था, मगर मैं यहाँ सुबह सुबह तुमसे मिलने ही आया था। अगर मैं काम के लिए इतनी सुबह सुबह आया तो जाहिर सी बात है तुम्हारा बेटा मुझे घर के अंदर भी नहीं आने देगा और मुझे रास्ते से ही भगा देगा। दानिश अपने से कुछ दूर खड़े आदिश की ओर इशारा करते हुए अपनी बात कहता है। दानिश की बात को सुनकर आर्या तुरंत पलटकर आदिश की तरफ देखती है, जो कि अपने हाथों को अपने सीने पर बंधे हुए दानिश को ही एक तक घूरे जा रहा था। हर जगह मेरे बेटे को विलन बनाना बंद कीजिए। आर्या अपनी जगह से पलटते हुए डाइनिंग एरिया की तरह बढ़ते हुए अपनी बात कहती है, तो वहीं दानिश आर्या की बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोला, मैं तुम्हारे बेटे को विलेन बना नहीं रहा हूँ, वह मुझे सच में ऐसे देखता है जैसे मैंने उसका ना जाने कौन सा कीमती खजाना चुरा लिया हो। अगर आपका हो गया हो तो ब्रेकफास्ट कर लीजिए, मुझे पता है आप ब्रेकफास्ट करके नहीं आए होंगे। आर्या की बात सुनकर दानिश तुरंत ही अपनी जगह से खड़ा हो जाता है। हालांकि आर्या ने उसकी बात को इग्नोर कर दिया था, मगर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि आर्या का ये नेचर बन चुका था। वह जल्दी किसी की बातों का जवाब नहीं देती थी और ज्यादातर तो वह अपने घर में किसी को आने भी नहीं देती थी। सिर्फ दानिश ही था जो अपनी मर्जी से इस घर में आ सकता था और जा सकता था, और दिवेश उसे ही तो बाहर ही आर्या के गार्ड रोक लिया करते थे। मगर वह अपनी आदत से मजबूर सभी को धमकाते हुए घर के अंदर आ जाया करता था, जिसे आर्या भी रोक नहीं सकती थी, और घर के अंदर आते ही वह आर्या के करीब आने की उसकी वह कोशिश आर्या को और भी ज्यादा नफरत से भर दिया करती थी। आर्या, दानिश और आदिश तीनों ही ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट हो जाने के बाद आदिश ड्राइवर के साथ अपने स्कूल के लिए निकल जाता है। इधर आर्या भी अपनी कंपनी जाने के लिए निकल जाती है। इन एक साल में बहुत कुछ बदला था और आर्या की जिंदगी में भी आर्या ने उसे टाइम और उसके बदले आरिश से कुछ भी नहीं लिया था। आरिश को छोड़कर आने के एक साल बाद इस एक साल में उसने अपने दम पर अपना ये बिजनेस शुरू किया था, और इसमें थोड़ा बहुत हाथ से सिद्धार्थ का भी था। उसने आर्या के बहुत हेल्प की थी इस मुकाम तक पहुंचने में, और सिद्धार्थ का साथ छूटने के बाद दानिश उसने आर्या भी बहुत मदद की थी। दानिश और आर्या दोनों ही बातें करते हुए बाहर आते हैं और दोनों ही एक ही कार में बैठ जाते हैं। कार वहां से आर्या के ऑफिस की ओर बढ़ जाती है। इधर दानिश आर्या की तरफ देखते हुए अपने फोन को उसके आगे करता है और फिर आर्या की तरफ से अपनी नजरें फेरती में बोला, सी तुम्हें पता है दिवेश इंडिया में बिजनेस रिन्यू पार्टी रख रहा है और वह तुम्हें भी वहां बुलाना चाहता है, और मुझे जहां तक लगता है कि वह तुम्हें मजबूर कर देगा वहां पर आने के लिए। तो तुम क्या फैसला लेना चाहती हो? क्या तुम इंडिया जाना चाहती हो? आर्या, जिसकी नजरें दानिश के मोबाइल पर ही झुकी हुई थी, तो उसकी बातों को सुनकर वह तुरंत ही अपने नजर उठाकर दानिश की तरफ देखती है, जो कि विंडो से बाहर देख रहा था। दानिश की बात सुनते हुए आर्या के चेहरे पर हैरानी तो नजर आ ही रही थी, और इस ख्याल आने के साथ कुछ डाउट भी उसके चेहरे पर उभर आए थे, जो कि उसके बीते हुए कल के साथ हमेशा उसके जहन में बसे रहते थे। आर्या का कोई जवाब ना पाकर दानिश अपनी नजरें घूमकर आर्या की तरफ देखता है, जो कि आप विंडो से बाहर देखने लगी थी। आर्या की तरफ देखते हुए दानिश कहीं ना कहीं समझ रहा था कि आर्या के मन में इस समय क्या चल रहा है। वह तुरंत अपने हाथों को बढ़ाता है और आर्या के हाथों के ऊपर अपने हाथों को रखते हुए अपनी गहरी आवाज में बोला, फिक्र मत करो, अगर तुम नहीं जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा, और मैं दिवेश को भी तुम्हें फोर्स करने नहीं दूंगा। अपने हाथों पर दानिश के हाथों को महसूस करके आर्या तुरंत पलट कर दानिश की तरफ देखती हैं और फिर अपने हाथों को उसके हाथों से छुड़ाते हुए बोली, इसकी जरूरत नहीं है, मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए, मैं अपना फैसला आपको आज शाम तक बता दूंगी। आर्या के जवाब को सुनकर दानिश तुरंत ही मुस्कुराते हुए अपने सिर को हाँ में हिलाते हुए बोला, जरूर। दानिश के हाथ अभी हवा में थे, मगर वह अपने आप को ऑकवर्ड ना होने देने से रोकने के लिए अपने हाथों को हवा में ही वेव करते हुए अपने हाथों को मोड़ लेता है, और फिर अपने चेहरे पर एक फीकी से मुस्कुराहट लिए हुए अपनी नजरें आर्या से फेर लेता है। आर्या की कार उसकी कंपनी के आगे आकर रुकती है। आर्या दानिश की तरफ देखती है और फिर गहरी सांस लेकर अपने सिर को नामे हिलाते हुए वह अपनी कार से बाहर आती है, मगर वह कंपनी के अंदर जाने के बजाय दानिश के तरफ जाकर हल्के से झुकती हैं और फिर विंडो से अंदर झांकते हुए दानिश की तरफ देखते हुए बोली, मुझे लगता है कि कल से आपको आपकी कार में आना चाहिए, आप हमेशा मेरी कार लेकर जाते हो, क्या आपको जरा से भी शर्म नहीं आती है कि आप एक लड़की की गाड़ी इस्तेमाल करते हो?
आर्या अपनी बात कहते हुए दानिश की तरफ गुस्से भरी नजरों से देख रही थी, मगर दानिश के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट थी। वह आर्या की तरफ देखता है और फिर आर्या के करीब खिसकते हुए आर्या की बड़ी बड़ी नीली आंखों में देखते हुए बोला, शर्म वह भी किस बात की, और जहां तक मुझे पता है अगर मुझे शर्म आती तो फिर हमारी दोस्ती ही नहीं होती है ना, और अगर मैं इतना ज्यादा बेशर्म नहीं होता तो आज मेरी जगह खाली ही पड़ी होती, क्योंकि मुझे पूरा पता है कि मेरी जगह तुम्हारी जिंदगी में कोई नहीं ले सकता। दानिश अपनी बात कहकर अपनी बत्ती सी दिखा देता है, जिसे देखकर आर्या बुरी तरह से चिढ़ते हुए विंडो से दूर हटती है और फिर दानिश की तरफ देखकर अपनी आंखें दिखाते हुए बोली, कल से अगर आप अपनी गाड़ी से नहीं आए तो मैं आपको यहाँ से पैदल ही आपकी कंपनी तक भेजने वाली हूँ। आर्या अपनी बात कहकर बिना दानिश की बात सुनी ही कंपनी के अंदर चली जाती है। इधर दानिश आर्या की बात सुनकर अपने मुंह को बनाता है और फिर अपने कोट को सही करते हुए आगे बैठे ड्राइवर की तरफ देखते हुए बोला, क्या सच में ये लड़की मुझे पैदल भेज सकती है? दानिश ये सवाल उसे ड्राइवर से कर रहा था, जिसे सुनते हुए और समझते हुए वह ड्राइवर तुरंत ही दानिश की तरफ देखता है और अपने सिर को हाँ में बस हिला देता है और उसे ड्राइवर के हाँ करते ही दानिश अपनी आंखें तीखी करके उसे घूरता है, मगर अब तक ड्राइवर वापस से अपनी नजरें आगे की तरफ घूम चुका था। उसे दानिश के रिएक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि दानिश ने उसे खुद ही सवाल किया था, इसलिए दानिश के सवालों का जवाब देना उसे ड्राइवर का फर्ज था। दानिश ड्राइवर की तरफ देखते हुए बोला, अब क्या तुम्हारे लिए मैं पंडित को बुलाऊं, उसे मुहूर्त निकलवा, उसके बाद तुम कार स्टार्ट करके मुझे मेरी कंपनी तक लेकर चलोगे? दानिश की गुस्से भरी बात सुनकर ड्राइवर तुरंत ही कार स्टार्ट करता है और तेजी से कार को दानिश की कंपनी की ओर बढ़ा देता है। इधर आर्या की कंपनी के अंदर एंटर हुई थी, उसे सभी बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ ग्रेट करते हैं। आर्या भी अपने सिर को हाँ में हिलाते हुए सभी को ग्रेट करती है और सीधा अपने फ्लो पर चली जाती हैं। आर्या अपनी फ्लो पर आती हैं तो उसकी असिस्टेंट जूली पहले से ही केबिन के बाहर उसका इंतजार कर रही थी। जूली को इतनी सुबह सुबह केबिन के बाहर देखकर आर्या गहरी सांस लेती है और फिर केबिन के अंदर एंटर करते हुए जूली को भी अपने पीछे आने का इशारा करती है और फिर जाकर अपनी चेयर पर बैठे हुए जूली की तरफ देखते हुए बोली, इतनी सुबह सुबह यहाँ पर, क्या मैं जान सकती हूँ क्या हुआ है? आर्या के सवाल पर जूली तुरंत ही अपने हाथों में पड़े टैब को आर्या के आगे रखते हुए बोली, मैम आपको मिस्टर दिवेश की तरफ से इनविटेशन मिला है, वह आपको अपनी पार्टी में बुलाना चाहते हैं और आपने यह पार्टी उन्होंने इंडिया में रखी है, उन्होंने जल्द ही आपका जवाब मांगा है, मैं क्या जवाब दूं इनका? आर्या बेहद गौर से उसे इनविटेशन कार्ड को देखे जा रही थी और काफी देर तक बिना कुछ कहे लगातार उसे इनविटेशन कार्ड को देखती रहती है और फिर अपने सिर को उठाकर जूली की तरफ देखते हुए उसे टाइप को उसके हाथों में बढ़ाते हुए बोली, हाँ कर दो। आर्या का जवाब सुनकर जूली अपने सिर को हाँ में हिलाती हैं और फिर आर्या की तरफ देखते हुए बोली, तो क्या फिर मैं आपकी टिकट अरेंज करवा दूं या फिर आप मिस्टर दानिश के साथ जाने वाली हैं? जूली की बात सुनकर आर्या कुछ देर तक खामोश रहती हैं और फिर जूली की तरफ देखते हुए बोली, मैं इस बारे में दानिश से बात करके तुम्हें बता दूंगी, अभी के लिए फिलहाल तुम बस इस इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लो। जूली अपने सिर को हाँ में हिलाती हैं और फिर वहां खड़े खड़े ही वह दिवेश के इनविटेशन कार्ड के बदले थैंक यू नोट छोड़ देती है और साथ ही साथ वह इस बात की कंफर्मेशन भी कर देती है कि आर्या उस पार्टी में आएगी। दिवेश के मैसेज मैटर को हटाने के बाद अब जूली आर्या की तरफ देखती हैं और उसके आज के सारे शेड्यूल को एक एक करके उसे बताने लगती हैं। सारे शेड्यूल बताने के बाद जूली भी अपने केबिन में चली जाती हैं। एरिया अपनी चेयर पर टिकते हुए अपनी आंखें बंद करके अपने सिर को अपने चेयर के एड्रेस से दिखा लेती है। आंखें बंद करते हैं। बीता हुआ कल आर्या की आंखों के सामने उसके आज की तरह घूमने लगता है। हालांकि आर्या को अपने इस बीते हुए कल से कोई दिक्कत नहीं थी। इस बीते हुए कल में जितनी कल भी यादें नहीं थी, उसे कहीं ज्यादा खूबसूरत पल भी थे जिसके सहारे आज आर्या थोड़ा बहुत ही सही, मगर वह जब भी उन पलों को याद करती थी तो मुस्कुरा उठती थी। इंडिया। आरिश इस समय अपने केबिन में बैठा हुआ था कि तभी कोई केबिन का दरवाजा लॉक करता है। नॉक की आवाज सुनकर आरिश तुरंत बाहर खड़े शख्स को अंदर आने की परमिशन दे देता है। परमिशन मिलता ही केबिन का दरवाजा खुलता है और राघव केबिन के अंदर आता है। राघव को आया हुआ देखकर आरिश सवालियों नजरों से राघव की तरफ देखने लगता है। तो राघव उसके सवालों को समझते हुए अपने सिर को झुकाता है और फिर बिल्कुल एक असिस्टेंट की तरह रिस्पेक्ट के साथ आरिश के इस कंफ्यूजन को दूर करते हुए बोला, मिस्टर दिवेश आपसे मिलना चाहते हैं, क्या आप यहाँ पर उनसे मिलेंगे या फिर मीटिंग रूम में मैं उसकी अरेंजमेंट करवा दूं? राघव की इस बात को सुनकर कि दिवेश यहाँ उसके कंपनी में आया है, आरिश के मुठिया गुस्से से कस जाती है, मगर वह अपने गुस्से को अपने अंदर ही दबाते हुए राघव की तरफ देखते हुए बोला, मीटिंग रूम में मीटिंग अरेंज करवाओ। आरिश के जवाब को सुनने के बाद राघव अपने सिर को हाँ में हिलता है और वह वहां से चला जाता है। थोड़ी ही देर में मीटिंग रूम का नजारा बेहद डार्कनेस भरा था। आरिश और दिवेश दोनों ही आमने सामने बैठे हुए थे और दोनों ही एक दूसरे को इस कदर घूर कर देख रहे थे जैसे मानो दोनों एक दूसरे के जाने दुश्मनों है। एक दूसरे को काफी देर तक घूरते रहने के बाद फाइनली दिवेश से गहरी सांस लेते हुए बारिश की तरफ देखते हुए अपने चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट लाता है और फिर अपनी गहरी आवाज में बोला, मिस्टर आरिश, आज हमारे दिल को पूरे साल भर होने को आ चुके हैं तुम्हें इस खुशी पर, और अपनी कंपनी की रिन्यू पार्टी भी रखी है तो मैं उसके लिए लगभग सभी बिजनेस पार्टनर को इनविटेशन कार्ड भेज दिया गया है और इनफैक्ट आपसे पहले डील को साइन करने वाले ओनर का भी मुझे उसका जवाब भी मिल चुका है। वह इस बारे में आने वाले हैं, तो मैं बस यहाँ पर्सनल आपसे यही पूछने आया था, क्या आप इस पार्टी को अटेंड करने वाले हैं?
दिवेश की बातें ना सिर्फ आरिश बल्कि राघव के भी जले पर नमक छिड़कने को काफी थी, जो कि पहले ही आरिश पर बेहद गुस्सा था कि उसने आर्या के साथ ऐसा क्यों किया। अब दिवेश की बातें सुनते हुए उसे अब और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा था, तो इधर आरिश की भी मुठ्ठियां गुस्से से कस चुकी थी। वह मुझे भरी नजरों से दिवेश की तरफ देखते हुए बोला, मुझे जहां तक पता है इस डील से आपका उसका कोई वास्ता नहीं है। इस डील को भले ही उसने साइन किया था, मगर मेरी बीवी होने के हैसियत से, और अब जब वह मेरी बीवी है ही नहीं तो उसका इस डील से भी कोई लेना देना नहीं है। इसलिए उसे अपने इस खिलौने और घटिया खेल में घसीटना बंद करो। उद्धरण चिन्ह। उफ, तुम दोनों में कुछ भी अलग नहीं है, दोनों के ही तेवर एक से हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे साथ रह रहकर उसके ऐसे तेवर हो गए हो, मगर जो भी कहो दिल जला देती हो पूरी तरह से। आर्या का जिक्र दिवेश के मुंह से सुनते हुए आरिश का दिल सच में जल रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि वह अभी दिवेश का मुंह तोड़ दे। आरिश गुस्से से अपने हाथों को टेबल पर जोर से मारते हुए गुस्से भरी नजरों से दिवेश की तरफ देखते हुए बोला, अपनी हद में रहो, भूलो मत कि तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। अच्छी तरह से जानता हूं कि मैं किसके बारे में बात कर रहा। आफ्टर ऑल वह आपकी कभी बीवी हुआ करती थी, मगर आप भूल रहे हैं कि वह अब आपकी बीवी नहीं है, इसलिए आप किसी और औरत के लिए अपनी कंपनी का नुकसान करना ये बेवकूफ़ी है। क्योंकि आप अच्छी तरह से जान रहे हैं कि अगर मैं अपने कदम पीछे खींचे तो आपको कितना बड़ा नुकसान होगा। तो अब तुम मुझे धमकी देने की कोशिश कर रहे हो, मुझे डरने की कोशिश कर रहे हो। आरिश अपने चेयर से उठाते हुए गुस्से भरी नजरों से दिवेश की तरफ देखते हुए कहता है, तो वही दिवेश अपने चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट ली है, अपने सिर को नामे हिलाते हुए बोला, ना मैं भला आपको धमकी देने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ। मैं बस आपको वार्निंग दे रहा हूँ, जो आपकी हुआ करती थी उसे पर अब आपका कोई हक नहीं है। इसलिए अब मैं यह उम्मीद कर सकता हूँ कि आप उसकी तरफ अपने कदम नहीं बढ़ाएंगे और मेरे रास्ते को साफ कर देंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं बेकार में ही उसकी वजह से आपका नुकसान करता चलूँ। वह लड़की कल भी मेरी जिद थी, आज भी मेरी जिद है और हमेशा मेरे साथ रहेगी, और मैं उसे किसी भी कीमत पर हासिल करके ही रहूंगा। और मेरी हद कहाँ तक है यह आपसे बेहतर और कोई नहीं जान सकता। आफ्टर ऑल सालों पहले हुई उसे बात को आप भूल तो नहीं होंगे। दिवेश के मुंह से सालों पहले का जिक्र सुनकर आरिश कुछ पल को खामोश हो जाता है। इधर राघव की नजरें आरिश के ऊपर जाकर टिक गई थी। हालांकि इस बीच राघव ने कुछ भी नहीं कहा था, मगर उसकी नजरें जैसे आरिश के चेहरे को पढ़ने की कोशिश कर रही थी। आरिश ने काफी बार उसे बताने की कोशिश की थी, मगर राघव ने उसे एक भी बात सुनने की कोशिश नहीं की और ना ही समझने की कोशिश की। मगर राघव ने बहुत बार सालों पहले की उसे घटना के जिक्र आरिश के मुंह से सुना था। वह पूरा सच नहीं जानता था, मगर आरिश ने बार बार उसे यही कहा था कि सालों पहले जो कुछ भी हुआ था, बस एक बार राघव उसे सुन ले, उसे समझने की कोशिश करें, उसके बाद वह जरूर समझ आएगा कि उसने आर्या के साथ ऐसा क्यों किया। मगर राघव इस बार इतना ज्यादा गुस्से में था कि वह आरिश की एक भी बात सुनने को तैयार नहीं हो रहा था। मगर अब दिवेश के मुंह से सालों पहले का सीक्रेट सुनकर अब वह जानना चाहता था कि आखिर सालों पहले हुआ क्या था। तुमसे ज्यादा घटिया और गिरा हुआ आदमी मैंने आज तक नहीं देखा है, और जिस लड़की को तुम अपनाने की कोशिश में लगे हो, तुम भूल रहे हो वह लड़की हमेशा से ही मेरी थी। वह कल भी मेरी थी, आज भी मेरी और हमेशा मेरे रहेगी। भले ही उसका नाम मेरे नाम से अलग हो चुका है, मगर उसका जिस्म और रूह अब भी मुझसे जुड़ा है, जिसे तुम तो क्या तुम्हारे जैसा अगर 100 भी आ जाए तो भी अलग नहीं कर सकता है। और इसका सबूत इन कुछ महीनों के फासले ही काफी हैं। महीने बीत चुके हैं, मगर क्या हुआ? तुम्हें सिवाय उसकी बेरुखी और नाराजगी और गुस्से और नफरत के अलावा तुम उसके सामने अपने दिल की बात तक नहीं रख सकते हो, और तुम कहते हो कि वह तुम्हारी है। वह तुम्हारी तरफ देखना भी पसंद नहीं करती, और सच्चाई यही है। आरिश की बात सुनकर दिवेश पूरी तरह से गुस्से से आग बबूला हो जाता है। उसका चेहरा बुरी तरह से लाल हो जाता है और वह गुस्से भरी नजरों से आरिश की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें नहीं लगता कि तुम अब कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हो? लगता है तुम अभी भी बहुत सी चीजों से अनजान हो। मगर कोई बात नहीं, इस पार्टी में हर एक चीज से पर्दा उठ जाएगा। उसके बाद असलियत तुम्हारी आंखों के सामने होगी। जिस लड़की पर तुम इतना यकीन कर रहे हो, वह लड़की कब की मेरी हो चुकी है। दिवेश अपनी बात कहते हुए आरिश की ओर देखता है। दिवेश के चेहरे पर इस समय बेहद प्रीतिया स्माइल थी, और स्माइल को देखते हुए कहीं ना कहीं आरिश का दिल बेहद तेजी से धड़कने लगा था। एक डर जो अब उसके अंदर बसने लगा था। क्या सच में आर्या उसे भूलकर आगे बढ़ चुकी है? क्या सच में आर्या दिवेश की हो चुकी है? ये सवाल अब आरिश के दिमाग में घर करने लगा था। मगर कहीं ना कहीं दिल इस बात को मानने को तैयार नहीं हो रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं आरिश अच्छी तरह से जानता था कि हालात चाहे जो भी हो, आर्या कभी भी किसी गैर मर्द के करीब नहीं जाएगी। वह जमीन 6 सालों तक सिद्धार्थ के साथ थे, वह भी अपनी भूली हुई यादों के साथ। तब उसने अपने लाइन क्रॉस नहीं की थी, तो क्या इन यादों के साथ वह कभी अपनी हद से आगे बढ़ सकती थी? कभी भी नहीं। और यही सोचकर जैसे बारिश को हिम्मत मिल जाती है, आरिश अपनी जगह से उठकर दरवाजे की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए बोला, दी तुम्हारे सपने अच्छे हैं, मगर अफसोस इसलिए सपना बनकर ही रह जाएंगे, क्योंकि तुम जिसे पाने की ख्वाहिश कर रहे हो, वह ख्वाहिश ही एक ख्वाहिश है जो इस जन्म में तो छोड़ो, अगले 7 जन्मों तक कभी भी हकीकत में नहीं बदलेगी। पार्टी नाइट होटल। जिधर आंखें जा रही थी, हर तरफ चमकती कलरफुल लाइट्स उसे जगह के पूरे नजारे को बदल रही थी। बाहर से देखने में होटल का नजारा देखकर कोई भी बता सकता था कि अंदर क्या चल रहा है, और उसे होटल के बाहर मौजूद वह भीड़ ऐसा लग रहा था मानो जैसे कि बहुत बड़ी हस्ती और नामे गिरामी लोगों के यहाँ आए हुए हों। तभी एक ब्लैक पोर्श कार आकर वहां पर रुकती है। कार के रुकते ही बाहर मौजूद सभी रिपोर्टर्स की नजरें उस कार के ऊपर ही टिक जाती है।
सभी अपने अपने कदमों को कार की तरफ टर्न कर देते हैं और सभी काफी ज्यादा उतावले हो चुके थे कार से बाहर आ रहे शख्स को देखने के लिए। तभी उसे गाड़ी के पीछे आई गाड़ी से एक गार्ड बाहर आता है और वह तुरंत ही आगे बढ़कर कार का दरवाजा खोलता है। दरवाजा खोलते ही एक पैर बाहर आता है। उन पैरों में रेड हिल थी, जिससे साफ साफ पता चल रहा था कि बाहर आ रहा शख्स कोई और नहीं बल्कि एक लड़की है। रेड कलर की आउटफिट कैरी किया, लेफ्ट साइड थाई के पास से पूरा ड्रेस में कटिंग, जिससे एक पैर पूरा पूरा साफ साफ विजिबल हो रहा था। पैरों में रेड हाई हील्स, चेहरे पर पार्टी मेकअप और होठों पर न्यूड लिपस्टिक, बड़ी बड़ी पलके, होठों पर एक मुस्कुराहट और गहरी नीली नजरें एक तक सभी कैमरे की तरफ देखे जा रही थी। इस लड़की की तरफ देखते हुए तो वहां मौजूद सभी के मुंह खुला के खुले रह गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे ये कोई लड़की नहीं बल्कि खुद आसमान से उतरी अप्सरा हो। सुंदर सा चेहरा जिसे एक बार देखने के बाद भी कोई भी इस चेहरे में खो जाए। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि आर्या थी। आर्या अपने मुस्कुराते हुए नजरों से हर किसी की तरफ देखती है और धीमी कदमों से आगे बढ़ जाती है। आर्या के कदम जैसे जैसे पार्टी हॉल के तरफ बढ़ रहे थे वैसे वैसे उसके चेहरे पर फ्लैश होती लाइटों की संख्या भी बढ़ती जा रही थी। एक के बाद एक लगातार आर्या के फोटो क्लिक हुए जा रहे थे, जिसे ना तो आर्या रोक रही थी और ना ही आर्या के पीछे चल रहा दानिश। दानिश बहुत से गार्डों को लेकर आया था क्योंकि वह आर्या की सेफ्टी को लेकर बहुत ज्यादा कंसर्न था। वह नहीं चाहता था कि ऐसी पार्टी में आर्या के साथ कुछ भी गलत हो और ना ही वह आर्या के साथ कोई रिस्क ले सकता था। इसलिए उसने कुछ गार्ड्स को पार्टी वेयर ड्रेस में तो कुछ गार्डों को अपने ओरिजिनल लुक में लेकर आया था। कुछ गार्ड उसके साथ पार्टी के अंदर जाने वाले थे तो कुछ बाहर रहकर उन दोनों का इंतजार करने वाले थे। आर्या और दानिश दोनों ही एक साथ पार्टी हॉल में अपने कदम रखते हैं। उन दोनों के कदम रखते ही सभी की नजर उन दोनों की ही तरफ चली जाती है। दानिश अपने एक हाथ को अपने पॉकेट में डाले दूसरे हाथ को फोल्ड किए हुए था। इधर आर्या ने दानिश के हाथों में अपनी बाहें लपेट रखी थी और वह बिल्कुल एक परफेक्ट कपल की तरह एक दूसरे की तरफ देखते हैं और मुस्कुराते हैं और फिर एक साथ अपने कदम आगे बढ़ा देते हैं। उन दोनों को देखकर पार्टी हॉल में पूरी तरह से चल पहला मच जाती है। सभी उन दोनों को लेकर बातें करने लगते हैं। कुछ को वह मेड फिर ईच अदर लग रहे थे तो कुछ के लिए आर्या उनकी आंखों का कांटा थी तो कुछ की आंखों में दानिश के लिए नफरत नजर आ रही थी। इधर दिवेश जो कि हॉल के बीचों बीच मौजूद था और वह आर्या के ही आने का इंतजार कर रहा था। वह जैसे ही आर्या को आता हुआ देखता है उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है, मगर जैसे ही वह आर्या के बगल में दानिश को देखता है उसके चेहरे की मुस्कुराहट एक पल में गायब हो जाती और चेहरे पर एक नफरत भर आती है। दिवेश अपने हाथों में पड़े ड्रिंक को लिए हुए दानिश की तरफ अपने कदम बढ़ाता है। इधर दानिश की नजर जब दिवेश के ऊपर पड़ती है तो वह आर्या के हाथों पर अपने दूसरे हाथ को रखते हुए जैसे उसे अपनी तरफ देखने को मजबूर करता है। आर्या जैसे ही दानिश की ओर देखती है, दानिश तुरंत ही अपनी आंखों के इशारे से ही आर्या को कुछ कहता है, जिसे समझते हुए वह तुरंत से सामने की तरफ देखती हैं और सामने दिवेश को देखकर आर्या के चेहरे के एक्सप्रेशन एक पल में बदल जाते हैं। तुरंत उसके चेहरे के स्माइल गायब हो जाती है और उसकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ गुस्सा, नफरत नजर आने लगता है। इधर दिवेश आर्या और दानिश के पास आकर खड़ा हो जाता है। दिवेश की नजरें आर्या और दानिश के हाथों पर ही टिकी हुई थी, जिसे देखते हुए आर्या और भी कसकर दानिश के हाथों को पकड़ लेती है और खुद को और भी ज्यादा दानिश के करीब कर देती है। इधर दानिश आर्या की हरकत पर बस अपने सर पर नामे हिलाते हुए मुस्कुराहट उठता है। इधर दिवेश की नजरें जब आर्या के हाथों पर पड़ती है तो वह गुस्से से अपने वाइन के गिलास को अपने हाथों में मजबूती से पकड़ते हुए अपनी धीमी सी आवाज में बोला, यू आर मोस्ट वेलकम टू दिस पार्टी। मुझे लगा नहीं था कि तुम यहाँ पर आने के लिए मान जाओगी, मगर तुम मान गई। अच्छी बात है, मगर मैं सिर्फ तुम्हें इनवाइट किया था, यह अनवांटेड मेहमान तुम्हारे साथ आने की वजह है। आर्या दिवेश की बात सुनकर अपनी नजरें दानिश की तरह करती है और फिर अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट लाते हुए दिवेश की तरफ देखते हुए बोली, दानिश मेरे साथ रहते हैं, तुम मुझे इन्विटेशन दो या दानिश को, तुम हम दोनों को एक साथ ही पाओगे। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुमने मुझे इन्विटेशन दिया था या फिर दानिश को। आर्या की बात सुनकर जहां दानिश हैरानी से मुंह खोलकर आर्या की तरफ देख रहा था तो इधर दिवेश के चेहरे पर उसका गुस्सा साफ साफ नजर आने लगा था। वह गुस्से भरी नजरों से दानिश की तरफ देखता है जो कि खोई हुई नजरों में आर्या की तरफ देखे जा रहा था और दानिश की ऐसी नजरों को आर्या के ऊपर देखकर दिवेश का गुस्से से और भी ज्यादा बुरा हाल हो जाता है। इसमें देख सकता हूं कि तुम दोनों एक दूसरे के कितने करीब आ चुके हो, मगर क्या मिस सिंह आपको यह नहीं लगता कि आप काफी जल्दी मूव ऑन कर गई हैं? आखिर आपके डाइवोर्स को हुए ही कितने पल है? दिवेश के मुंह से अपने डाइवोर्स का जिक्र सुनकर आर्या के चेहरे के एक्सप्रेशन एक पल में बदल जाते हैं। उसकी आंखें एक पल में अंगारे उगलना लगती है और अपने दांतों को गुस्से से भींच चुकी थी। इधर दानिश में आर्या के बदलते एक्सप्रेशन को अच्छी तरह से महसूस कर चुका था क्योंकि आर्या की पकड़ भी उसके ऊपर कर चुकी थी। दानिश हैरानी भरी नजरों से दिवेश की तरफ देखता है और अगले ही पल दिवेश को अपने हाथों से पीछे की तरफ धक्का देते हुए बोला, दिवेश बिहेव योरसेल्फ, तुमने इसे यहाँ इनवाइट किया है, ये तुम्हारी पार्टी में तुम्हारी खुशियों में शामिल हुई है, तुम इस तरह से इसके पास्ट को लाकर इसकी तकलीफ मत बढ़ाओ। अगर तुम्हें इसके यहाँ आने से इतनी ही तकलीफ है तो तुम अभी भी कह सकते हो हम यहाँ से लौट जाएंगे। अभी दानिश अपनी बात कही रहा था कि उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही आर्या दानिश के सीने पर अपने हाथों को रखती हैं और धीरे से अपने हाथों को उसके सीने पर थपथपाते हुए बोली, दानिश रिलैक्स, कुछ घटिया लोगों की आदत ही होती है, अक्सर वह दूसरे की कमजोरी का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, मगर यह भूल जाते हैं कि कमजोरी सिर्फ कुछ पल के लिए ही कमजोरी बनाकर रखती है।
जब इंसान उस कमजोरी पर अपनी जीत हासिल कर लेता है तो वह कमजोरी नहीं बल्कि उसकी ताकत बन जाती है। और शायद तुम्हारे भाई को यह नहीं पता है कि मैं इस डाइवोर्स के बाद कितनी खुश हूँ। अगर उसे पता होता तो वह कभी इतनी घटिया बात अपने मुंह से नहीं निकलता। खैर, अब तुमने जब ये पूछ ही लिया है तो मैं तुम्हें बता दूं, मेरे डाइवोर्स को पूरे 11 महीने हो चुके हैं और 1 महीने उसके बाद मैं अपने डाइवोर्स एनिवर्सरी में तुम्हें इनवाइट जरूर करूंगी। आफ्टर ऑल तुम मेरे डाइवोर्स में काफी इंटरेस्टेड हो, इसलिए अपने खुशियों को भूलकर मेरे दुख में शामिल होने की कोशिश कर रहे हो। नोट बैड। आर्या से इस जवाब की उम्मीद दिवेश को बिल्कुल भी नहीं थी। इधर दानिश आर्या के जवाब को सुनकर अपने चेहरे पर एक प्राउड वाले स्माइल लाकर आर्या की तरफ देखता है और वह आर्या के हाथों को थामे हुए ही दिवेश को इग्नोर करते हुए बोला, वेल, एक तुम ही इसे इनवाइट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह वहां भी आकर अपना ये गंदा मुंह जरूर खोलेगा। चलो, हम जब इस पार्टी में आए हैं तो हम एंजॉय करते हैं, वैसे भी इतनी दूर से हम यहाँ अपना मूड खराब करने के लिए तो नहीं आए हैं। दानिश की बात सुनकर आर्या दानिश की तरफ देखती हैं और अपने सिर को तुरंत हाँ में हिला देती है। उसके बाद वह दोनों ही ड्रिंक एरिया की तरफ अपने कदम बढ़ा देते हैं। मगर वह दोनों ही शायद भूल चुके थे कि उन दोनों की एंट्री से लेकर अब तक की हुई सारी हरकतों को ड्रिंक एरिया के पास ही बैठा आरिश कब से देख रहा था और इन सारे चीजों को देखते हुए ना जाने उसे कैसा महसूस हो रहा था। आरिश ने पहले ही काफी ज्यादा ड्रिंक करी थी और वह पहले ही से ही जानता था कि आर्या इस पार्टी में जरूर आने वाले हैं। ये जाने के बावजूद वह इस पार्टी में आया था और आर्या के एंट्री इस तरह से दानिश के साथ देखकर तो उसका कलेजा जल उठा था। मगर वह उसकी तरफ कदम बढ़ा तो उससे पहले ही दिवेश उसकी और अपने कदम बढ़ा चुका था। मगर दिवेश और आर्या की हुई बातें भले ही उसको सुनाई नहीं दे रही थी, मगर उन दोनों के एक्सप्रेशन देखने के बाद इतना तो आरिश समझ गया था कि आर्या दानिश के बहुत करीब आ चुके हैं, क्योंकि आर्या इस तरह से तभी बिहेव करती है जब वह किसी के साथ कंफर्टेबल होती है। इसका मतलब साफ साफ था कि वह दानिश के साथ कंफर्टेबल है। आर्या और दानिश दोनों ही ड्रिंक एरिया में आते हैं। तभी आर्या की नजरें आरिश के ऊपर चली जाती है, जो कि अपनी लाल हो रही आंखों से आर्या को ही देखे जा रहा था। आरिश को पार्टी में देखकर आर्या के कदम कुछ पल को रुक जाते हैं। आर्या को अचानक से रुकता हुआ देखकर दानिश तुरंत ही आर्या की तरफ देखता है। आर्या की नजरें ड्रिंक एरिया की तरफ टिकी हुई देखकर वह भी आर्या की नजरों का पीछा करता है और आर्या के ठीक सामने कुछ दूरी पर बैठे आरिश को देखकर दानिश के भी चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। दानिश तब तक आर्या के साथ खड़ा रहता है जब तक आर्या रिएक्ट नहीं करती है। आर्या खुद को संभालती है और फिर आरिश से अपनी नजरें फेरते हुए अपने चेहरे पर एक छोटी मुस्कुराहट लाए हुए जिट पूरी तरह से आरिश को इग्नोर करने की कोशिश करते हुए एक बार फिर से ड्रिंक एरिया में अपने कदम बढ़ा देती है। फिर वहां पहुंचने के बाद आरिश के बगल में ही खड़ी होकर ड्रिंक का ऑर्डर देता है। आरिश, जो कि आर्या की बातें सुन रहा था, आर्या को इतनी हार्ड ड्रिंक मांगता हुआ सुनकर वह तुरंत ही अपनी नजर आर्या के ऊपर टिका देता है और अगले ही पल वेटर की तरफ देखते हुए वह अपने गहरी आवाज में बोला, कोई जरूरत नहीं है उसे लाने की, चुपचाप से इन्हें सॉफ्ट ड्रिंक सर्व करो। आरिश की बात सुनकर वह वाटर कभी आर्या की तरफ देखा तो कभी आरिश की तरफ, क्योंकि आरिश काफी देर से वहां मौजूद था और आर्या दानिश के साथ आई थी तो कोई चांस नहीं बनता कि ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं। मगर आरिश जिस तरह से उस गुस्से से कह रहा था उससे यही लग रहा था कि आरिश बहुत ही अच्छी तरह से आर्या को जानता है। अब वो वाटर कंफ्यूज था कि वह किसकी बात माने। इधर आर्या तो वह गुस्से से अपने दांतों को किटकिटा रही थी, मगर फिर वह अपनी आंखें बंद करके 2-4 गहरी सांस से लेकर खुद को शांत करती है और फिर आरिश की तरफ देखकर अपने चेहरे पर झूठी मुस्कुराहट लाते हुए बोली, मे आई नो हु यू आर, एक्स। आर्या के सवाल पर आरिश अपने दांतों को गुस्से से पीसते हुए आर्या की तरफ देखता है और अपने हाथों में पड़े ड्रिंक के गिलास को जोर से टेबल पर रखते हुए पूरी तरह से आर्या की तरफ टर्न होता है और अपने हाथों को अपने सीने पर बांधते हुए आर्या को ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोला, एक्स, तुम्हें नहीं लगता कि तुमने आज कुछ ज्यादा ही बोल्ड कपड़े पहने हैं? आरिश के सवाल को सुनकर आर्या अपनी आईब्रो उठाती है और जो आर्या ने सवाल किया था उसका जवाब आरिश ने नहीं दिया था, उल्टा उसने आर्या से ही सवाल कर लिया था। आर्या अपनी ठंडी नजरों से आरिश की तरफ देखते हुए, मिस्टर, you did not tell me who you are, and who are you to tell me how I should dress and how I should not? आर्या की बात सुनकर आरिश अपने हाथों से अपने आईब्रो को रब करता है और फिर आर्या की तरफ देखता है और अगले ही पल वह अपने हाथों को बढ़ाकर आर्या के कलाई को पकड़ता है और उसे खींचकर अपने करीब करता है। आरिश के इस हरकत पर एक पल को दानिश भी हड़बड़ा जाता है। वह अपने हाथों को बढ़ाता है, मगर उससे पहले ही राघव आगे बढ़कर उसके हाथों को रोक लेता है। इधर आरिश आर्या को उसकी कमर से पकड़े हुए अपने बेहद करीब करते हुए उसके चेहरे को बेहद गौर से देखते हैं। मैं बोला, भले ही हमारा डाइवोर्स हो चुका है, मगर इसका मतलब यह नहीं है कि तुम मुझे नहीं जानती हो और यह कैसे कपड़े पहने हैं तुमने। क्या तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि इन कपड़ों में तुम्हें लोग किन नजरों से देख रहे हैं? आर्या आरिश की बाहों में से लगातार छूटने के लिए छटपटा रही थी। वह आरिश की बात सुनकर अपनी कोशिश छोड़ देती है और फिर अपनी नजर उठाकर आरिश की तरफ देखती हैं और असर की आंखों में आंखें डालते हुए अपने गुस्से भरी आवाज में बोली, ओह, तो आपको याद है कि हमारा डाइवोर्स हो चुका है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि डाइवोर्स हो जाने के बाद एक कपल के बीच कोई रिश्ता नहीं रह जाता है। उसके बाद कौन क्या कर रहा है इसे दूसरे को कोई मतलब नहीं होनी चाहिए। मैंने इन महीना में कभी आपके बारे में जानने की कोशिश नहीं की और ना ही मैं आपसे सवाल किया कि आज आप इस पार्टी में यहाँ क्या कर रहे हैं, तो फिर आप होते कौन है मुझे ये बोलने वाले कि मुझे किस तरह के कपड़े पहने चाहिए और मुझे क्या खाना है और क्या नहीं?
आप अपने काम से काम रखें और मुझे मेरे काम से काम रखने दीजिए। आर्या पूरी तरह से आरिश की बाहों में कैद थी और वह खुद को छुड़ाने की नाकाम कोशिश कर रही थी, मगर वह खुद को जितना ज्यादा छुड़ाने की कोशिश करते आरिश की पकड़ उतना ही उसके ऊपर कसती जा रही है थी। इधर दानिश आर्या की मदद करना चाहता था मगर राघव ने उसे रोक रखा था। दानिश राघव की तरफ देखता है और फिर अपने गहरी आवाज में बोला, सी मेरा रास्ता छोड़ो। दानिश की आवाज सुनकर राघव अपनी नजरें आरिश से हटकर दानिश की तरफ देखता है और फिर अपनी एक आईब्रो उठाकर दानिश की तरफ देखते हुए अपनी गहरी आवाज में बोला, अपनी आवाज जरा नीचे रखो, यह उन दोनों के बीच का मामला है और क्या तुम्हें इतनी मैनर्स नहीं है कि एक पति और पत्नी के बीच हो रही बात में किसी को नहीं घुसना चाहिए, फिर चाहे वह कोई भी क्यों ना हो, यह उनका मामला है, उन दोनों को ही सुलझाने दो। राघव की बात सुनकर दानिश गुस्से से अपने दांतों को किटकीटते हुए राघव की तरफ देखते हुए बोला, और तुम शायद भूल रहे हो कि ये दोनों कोई कपल या पति पत्नी नहीं है, इन दोनों का डाइवोर्स हो चुका है और डाइवोर्स के बाद एक पति पत्नी के बीच कोई पति पत्नी वाला रिश्ता नहीं रह जाता है। दोनों ही एक दूसरे के लिए पूरी तरह से अनजान हो जाते हैं। जब इन दोनों का आपस में कोई रिश्ता ही नहीं है तो ये मामला भी सिर्फ इन दोनों का नहीं हो सकता है। दानिश की बातें सुनते हुए राघव का माथा गर्म होता जा रहा था। वह दानिश की बाजू को पकड़ता है और उसे खींचते हुए वहां से लेकर जाते हुए बोला, तुम्हें ये बात पता है कि वह दोनों के बीच डाइवोर्स हो चुका है? साफ साफ कहो ना कि तुम्हें उसकी बीवी में इंटरेस्ट है। मैं आखिरी बार वार्निंग दे रहा हूँ, तुम दोनों भाई बिल्कुल एक जैसे हो। राघव दानिश को खींचकर वहां से ले जाते हुए अपनी बात कहता है। इधर दानिश राघव की बात सुनते हुए तुरंत ही राघव से अपनी बाहों को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोला, तुम्हें नहीं लगता कि तुम अपने लिमिट से बाहर जा रहे हो? वह मेरी दोस्त है और मुझे फर्क पड़ता है कि कौन मेरी दोस्त को किस तरह से ट्वीट कर रहा है और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई उसे इस तरह से बात करे जैसे कि तुम्हारा बॉस उससे बात कर रहा है। इसलिए तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम अपने बॉस को थोड़ा कंट्रोल में रखो और उससे कहो कि मेरी दोस्त से दूर रहे। फिलहाल तो अभी मुझे तुम्हें कंट्रोल में रखना है, अभी तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। तुम बाद में अपनी दोस्त के साथ जो बातें करनी होगी कर लेना और जो सवाल करना होगा कर लेना। अगर वह जवाब देना चाहे तो जवाब मांग लेना और अगर वह तुम्हें जवाब ना देना चाहे तो अपना मुंह बंद रखना। दानिश से बहस करते हुए वह उसे लेकर वहां से चला जाता है। इधर आरिश आर्या को उसकी कमर से पकड़े हुए ही अपने साथ खींचते हुए वहां से लेकर जाने लगता है। इधर आर्या उसके हाथों को अपने कमर से हटाने की कोशिश कर रही थी और वह आरिश की तरफ देखते हुए गुस्से से अपने दांतों किटकिटाते हुए अपने धीमी सी आवाज में बोली, मिस्टर आर्यन ये क्या हरकत है? मैंने कहा छोड़ दे मुझे, सब हमें ही देख रहे हैं। क्या आप चाहते हैं कि आपकी इमेज खराब हो और मैं पूरी तरह से आपकी इमेज की धज्जियां उड़ा दूं? अगर आप अपनी इमेज की परवाह करते हैं तो अभी के अभी मुझे जाने दीजिए, वरना मैं सबको बता दूंगी कि आप मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे हैं। आर्या की इस बात को सुनने के बाद आरिश के बढ़ते हुए कदम रुक जाते हैं और वह तुरंत ही पलटकर आर्या की तरफ देखता है और फिर एक नज़र में पूरे हॉल में घूमता है जहां पर बहुत से गेस्ट मौजूद थे। सभी एक दूसरे से बातें करने में, कुछ लोग एक तरफ डांस कर रहे थे। जिस तरह पूरी तरह से अंधेरा था, सिर्फ एक स्पॉटलाइट चल रही थी जो कि दिवेश के ऊपर जल रही थी। दिवेश इस समय डांस करने में लगा हुआ था, इसलिए आरिश को कोई दिक्कत नहीं थी। वह दिवेश की नजरों से आर्या को बचाकर अपने साथ लेकर जा सकता था, मगर कुछ रिपोर्टर हॉल में हो रहे हर एक तरफ की एक्टिविटी को अपने कैमरे में कैप्चर कर रहे थे। आरिश अपने चेहरे पर एक तिरछी मुस्कुराहट लाकर आर्या की तरह देखता है और अगले ही पल वह उसे अपनी गोद में उठा लेता है। आर्या अब आरिश के कंधे पर थे और वह लगातार आरिश के पीठ पर मुक्के बरसाए जा रही थी, मगर आरिश उसे छोड़ने के बजाय आर्या के ऊपर अपनी पकड़ बनाते हुए आर्या को अपने कंधे पर उठाए हुए ही अपने कदम आगे बढ़ा देता है। इधर आर्या बार बार उसे छूटने के लिए अपने पैरों को लगातार हिला रही थी, साथ ही साथ वह आरिश को मारे भी जा रही थी, मगर आरिश उसे लेकर सीधा कॉरिडोर से होते हुए अपने कमरे में लेकर चला जाता है। आरिश आज इसी होटल में रुका था, इसलिए उसका कमरा यहाँ बुक था। आरिश ने जानबूझकर ऐसा किया था या फिर यह एक बस कोइंसिडेंस था, ये तो भगवान ही जाने। आरिश आर्या को लेकर कमरे में आता है और वह सीधा उसे ले जाकर बेड पर फेंकते हुए तुरंत पलट के दरवाजे के पास आता है और दरवाजा बंद कर देता है और वहीं आर्या तुरंत ही बेड से उठती है और फिर आरिश की तरह अपनी नजरें उठाकर देखती है जो कि दरवाजे के पास खड़ा था और अपनी घूरती हुई नजरों से आर्या को ही देखे जा रहा था। आरिश की नजरें आर्या को स्कैन कर रही थी। आर्या ने जो कपड़े पहने थे उसके गले काफी ज्यादा डीप था। आर्या की क्लीवेज शो हो रही थी तो वहीं गला भी बैकलेस था। साथ ही साथ ड्रेस बॉडी कौन होने की वजह से आर्या की पूरी बॉडी उभरकर उसमें नजर आ रही थी और उसकी ड्रेस की एक लेफ्ट साइड की कट वो अब पूरी तरह से बेड पर खुली हुई थी, जिसकी वजह से आर्या के दोनों पैर आरिश की नजरों के सामने थे और आर्या को इस तरह से देखते हुए आरिश अपने कोट को उतारते हुए बेड की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है। इधर आर्या आरिश को अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखकर तुरंत ही बेड से खड़ी होने की कोशिश करती है, मगर हील्स पहने होने के कारण और बेड पर लगे मैट्रेस के कारण वह लड़खड़ा जाती है और इससे पहले कि वह गिरती आरिश तुरंत ही भागते हुए जाकर उसे संभाल लेता है। आर्या की कमर आरिश के मजबूत बाहों में थी तो वहीं आरिश का चेहरा आर्या के प्रीवियस से लगा हुआ था। आर्या तुरंत ही अपनी नजरें नीचे करके आदेश के चेहरे की तरह दिखती है और अगले ही पल वह आरिश के कंधे को पकड़कर उसे जोर से पीछे की तरफ धक्का दे देती है, मगर इस धक्के से सिर्फ आरिश ही नहीं बल्कि वह खुद भी लड़खड़ा जाती है। आर्या सीधा बेड पर जाती है, मगर आरिश लड़खड़ाते हुए 2-4 कदम पीछे जाकर वह खुद को गिरने से संभाल लेता है।
आरिश खुद को संभालने के बाद एक बार फिर से हैरानी भरी नजरों से बेड की तरफ देखता है, मगर बेड पर गिरी आर्या की पोजीशन को देखते हुए आरिश की नजरें कुछ पल में ही बदल जाती है। जिन नजरों में अभी तक सिर्फ गुस्सा नजर आ रहा था, अब उन नजरों में सिर्फ और सिर्फ आर्या की परछाई बसी हुई थी। आरिश अपने कदम आर्या की तरफ बढ़ने लगता है और इसके साथ ही वह अपने शर्ट की बटन्स भी खोलने लगता है। इधर आर्या आरिश को एक बार फिर से अपनी ओर आता हुआ देखकर तुरंत ही अपने पैरों से हिल्स निकालकर उसे बेड से नीचे आरिश की तरफ देखते हुए बोली, मैं कहती हूँ वहीं रुक जाओ, अगर तुमने मेरी तरफ एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं सच बता रही हूँ, मैं तुम्हें तुम्हारी इमेज को पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगी। आज की यह पार्टी तुम्हारे लिए आखिरी पार्टी बनकर रह जाएगी। आर्या की आंखों में उसका गुस्से साफ साफ नजर आ रहा था, मगर आरिश को तो जैसे आर्या का एक भी शब्द सुनाई ही नहीं दे रहे थे। आरिश अपने शर्ट के बटन खोलते हुए अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट लिए हुए बोला, वाइफी अब जब तुमने बाहर कह ही दिया था कि मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती कर रहा हूं और तुम ये बात सबको बताने वाली हो, तो मुझे नहीं लगता कि तो कोई भी तुम्हारे इस बात पर यकीन करेगा, और अगर यकीन कर भी लेता है तो इसमें कौन सी नई बात है। आफ्टर ऑल हम पति पत्नी थे और ऐसा नहीं है कि हम पहली बार करीब आ रहे हैं। मैं तुम्हारे बदन का एक एक हिस्सा महसूस कर चुका हूँ। अगर हम आज करीब आते भी हैं और अगर मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती करता भी हूँ तो ऐसा नहीं है कि मैं कुछ नया देखूंगा। आरिश की बेशर्मी बड़ी बातें सुनते हुए आर्या का चेहरा बुरी तरह से लाल हो जाता है। आर्या आरिश की तरफ अपने लाल हो चुके चेहरे को उठाकर बुरी तरह से आरिश को घूर कर देखते हैं और बली, मैंने तुम जैसा बेशर्म आदमी अपने जिंदगी में नहीं देखा है और शायद तुम देख भी नहीं सकती हो। आफ्टर ऑल हर एक मर्द अपनी मनपसंद औरत के सामने बेशर्म ही होता है और यह कोई नई बात नहीं है जब मैं तुम्हें अपनी बेशर्मी दिख रहा हूँ, और ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारी बेशर्मी नहीं दिखती हो। आरिश की बात है सच में आर्या के लिए अब बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। आर्या खुद को संभालते हुए बेड से उतरती है और वह बाहर भागने की कोशिश करते हैं, मगर आरिश जो कि शर्ट के बटन खोलने में लगा हुआ था, वह तुरंत ही तेज कदमों से आर्या के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और आर्या रसीदा उसके सीने से टकराती है। वह आर्या के कमर को पकड़ता है और अपने हाथों को उसके पीठ के पीछे ले जाते हुए आर्या की ड्रेस के जीप को अपने हाथों में पकड़ता है और फिर आर्या की तरफ देखते हुए बोला, वाइफी ऑलरेडी इस ड्रेस में कुछ भी ऐसा नहीं है जो तुम्हें छुपा सके, जिद मुझे लगता है इसे निकाल देना ही बेहतर होगा। आरिश अपनी बात खत्म करते ही आर्या की ड्रेस के जीप को एक झटके से खींचकर खोल देता है। इधर आर्या को तो समझने का मौका भी नहीं मिलता है और वह अपनी आंखें बड़ी बड़ी किए हुए आरिश को देखते रह जाती है और उसका ड्रेस एक पल में नीचे फर्श पर गिरी हुआ था। आर्या की कुछ समझ में नहीं आता है कि अभी अभी उसके साथ क्या हुआ है। वह तुरंत ही अपने दोनों हाथों से खुद को छुपाने की कोशिश करने लगती है, मगर आरिश उसे ऐसा करने से पहले ही रोक देता है और उसके हाथों को पकड़कर उसके हाथों को पीछे की तरफ घूमते हुए उसकी पीठ से लगाते हुए अपने चेहरे को आर्या के चेहरे के बिल्कुल करीब ले जाते हुए बोला, सी स्टॉप हाइडिंग योरसेल्फ फ्रॉम माय वाइफ, आई हैव सीन यू मोर देन यू हैव सीन योरसेल्फ। आरिश की बेशर्मी को देखते हुए आर्या का चेहरा हर बीते पल के साथ और भी ज्यादा लाल होता जा रहा था, मगर आरिश को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। आरिश आर्या के कमर से पकड़े हुए ही एक छटके में उसे अपनी बाहों में उठता है और अगले ही पल दोनों बेड पर थे। आरिश के नीचे आर्या दबी हुई थी। इधर आरिश आर्या को ही देखे जा रहा था। आर्या के बदन पर सिर्फ और सिर्फ उसके अंडर गारमेंट्स थे और आर्या की गोरी स्क्रीन पर उसकी रेड अंडरगारमेंट्स उसे बहुत ही हॉट लुक्स दे रहे थे। आर्या आरिश की आंखों में लास्ट साफ साफ देख चुकी थी। वह अपने चेहरे को दूसरी तरह घूमते हुए खुद को आरिश के मौजूदगी से इफेक्ट होने से रोकने की कोशिश करते हुए बोली, आरिश मैं आखिरी बार कह रही हूँ, मेरे ऊपर आप इस तरह से मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं और आप शायद भूल रहे हैं कि हमारा आप कोई रिश्ता नहीं है, तो क्या आप किसी भी लड़की के साथ उसकी मर्जी के बिना ऐसा कैसे कर सकते हैं। तुम कोई भी नहीं हो बीवी, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो और मेरा पूरा हक है, मैं तुम्हारे साथ ये कर सकता हूँ। तुम चाहो भी तो भी तुम मुझे नहीं रोक सकती, क्योंकि तुम्हारी आंखों में मुझे अपने करीब महसूस करके जो एहसास उभरते हैं वो मैं साफ साफ देख सकता हूँ। आरिश अपनी बातें कहते हुए एक हाथ से जहां आर्या की कमर को सहला रहा था, तुम्हारी दूसरे हाथ को वो आरित के सीने पर रख देता है और आर्या के स्ट्रेपलेस गनमेंट को धीरे से नीचे की तरफ खींचता है, जिसे महसूस करते हैं आर्या की आंखें एकदम से बड़ी बड़ी हो जाती है और जब तक वो आरिश के हाथों को पकड़कर उसे रोकने की कोशिश करती तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आरिश ने पहले ही काफी ज्यादा ड्रिंक कर लिया था, अब उसकी सिर पर नशा चढ़ने लगा था, अब उसकी आंखें नशीली नजर आने लगी थी। इधर आर्या वो बस आरिश को हैरानी भरी नजरों से देखे जा रही। जेड उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। आज पूरे साल भर बाद वो आरिश के सामने थी और वह आरिश को देख पा रही थी, मगर इस समय जो हालात में वो आरिश के सामने थी, आर्या को बेहद शर्म आ रही थी। हालांकि यह उसके लिए पहली बार नहीं था, मगर बहुत वक्त बीत चुका था और एक बार फिर से आरिश के करीब जाना आरिंग ने कभी नहीं सोचा था, मगर वो अब खुद को देखने से रोक रही थी। इधर आरिश एक तक आर्या के सीने पर अपनी नजर गड़ाए हुई धीरे धीरे अपने होठों को आर्या के सीने तक ले जा रहा था। आर्यन के सीने पर दूर से ही नजर आ रहे हैं। उसे कई गहरी तिल के ऊपर अपने होंठ लगा देता है और आदेश के होठों को अपने सीने पर महसूस करते हैं। आर्या की पकड़ बेड की ब्लैंकेट पर जोर से कस जाती है। आर्या की पूरी बॉडी आरिश के एक्शन पर झंझना होती थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी पूरी बॉडी कट दौड़ रहा हो। उसका पूरा बदन कांपने लगा था। वह अपने सिर को दूसरी तरफ घुमाए हुए अपने होठों को कसकर दबे हुए और आरिश की वजह से हो रही अपने शरीर के उसे हलचल को अपने अंदर ही रोकने की कोशिश कर रही थी।
अचानक से ही आर्या की चीख निकल जाती है। वह तुरंत ही अपनी आंखें खोलती है और आरिश की तरफ देखती है, मगर आरिश को तो जैसे कोई होश ही नहीं था। वह पूरी तरह से उसमें खोया हुआ था। उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि आर्या को इससे तकलीफ हो रही है। आर्या तुरंत उसके चेहरे को पकड़ती है और अपनी सीने से दूर करते हुए बोली, आरिश ये क्या कर रहे हैं आप? बच्चे नहीं हैं, मुझे दर्द हो रहा है। आर्या के इस तरह से उसके सिर को पकड़कर उसे हटाने से आरिश अपने गहरी नजरों से आर्या की तरफ देखने लगता है। इधर आर्या अपने मुंह को बनाते हुए आरिश की तरफ देखते हुए तुरंत ही उसके फेस पर अपने हाथों को रखती है और दूसरी तरफ उसका चेहरा घूमते हुए बोली, मुझे इस तरह से देखना बंद कीजिए। आरिश आर्या के हाथों को तुरंत ही पकड़ता है और आर्या के हाथों पर प्यार से किस करते हुए अपनी नजरें आर्या के ऊपर टिकाते हुए बोला, ऐसे कैसे तुम्हें देखना बंद कर दूं? आखिर इतने महीना बाद मैं तुम्हें देख रहा हूं, तुम्हें पता भी है कि मैं तुम्हें कितना मिस करता हूं। आरिश की बात सुनकर आर्या अपना मुंह टेढ़ा करते हुए आरिश की तरफ देखते हुए बोली, अच्छा तो आप मुझे याद भी करते हैं। अगर आपकी ये बकवास खत्म हो गई हो तो आप हटिया मेरे ऊपर से, क्योंकि आप भूल रहे हैं कि मुझे खुद से दूर भेजने वाले आप खुद हैं। इसलिए आप यह नाटक करना कि आपको मेरे दूर जाने से तकलीफ हो रही है, ये सब मेरे सामने बेकार है। आर्या की बातें सुनते हुए आरिश अपने सर को हाँ में हिलता है। आर्या को कमर को पकड़ते हुए एक झटके से उसे उठाकर सीधा अपनी गोद में बैठता है। अब आर्या आरिश के गोद में थी। आर्या के बदन पर इस समय एक भी कपड़ा नहीं था और वह आरिश के गोद में बैठी टुकुर टुकुर आरिश को ही देख रही थी। उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि आरिश उसे किस हाल में देख रहा है। वह आज से पहले भी कई बार आरिश के साथ इस तरह से रह चुकी है। आरिश आर्या को उठाकर अपनी गोद में बैठा तो लेता है, मगर उसे समझ नहीं आ रहा तो फिर आर्या से क्या कहें। इधर आर्या भी खामोश से बैठी आरिश को जवाब देने का मौका दे रही थी, मगर आरिश इस तरह से आर्या को एक तक देखते भी नहीं रहने वाला था। वह आर्या के चेहरे को पकड़कर अपनी तरफ घूमता है और उसकी आंखों में गहराई से देखते हुए बोला, क्या तुम नाराज हो मुझसे? नाराज? और वह किस लिए? आर्या अपनी आईब्रो उठाते हुए आरिश की तरफ देखते हुए सवाल करती हैं। इधर आरिश आर्या के सवाल को सुनकर थोड़ा हैरान तो होता है, मगर फिर उसके गालों को अपने अंगूठी से सहलाते हुए अपनी धीमी सी आवाज में बोला, इसलिए क्योंकि मैंने तुम्हें एक बार फिर से हट किया और आज एक बार फिर से तुम मुझसे दूर हो। क्या तुम इस बात को लेकर मुझे गुस्सा नहीं हो? क्या तुम्हें मैं याद नहीं आता हूँ? क्या तुम्हारा मन नहीं करता कि तुम मेरे पास आओ? मिस्टर आर्यन, आप शायद बोल रहे हैं कि मुझे डाइवोर्स देने का फैसला आपका था, तो फिर मैं आपको क्यों याद करूं? क्यों मैं आपको याद करके उस दुख में जियो जिसमें मेरी कोई गलती ही नहीं थी? आपने हर बार बिना मुझसे पूछे हैं हर फैसला लिया है, तो फिर मैं इस बात को लेकर क्यों बैठी रहूं? और मैं आपसे उम्मीद भी कैसे कर सकती हूं कि आप मुझे कुछ पूछ कर फैसला लेंगे? वाइफी मैं जानता हूं, मगर उसे समय हालात सही नहीं थे। मैं तुम्हें खुद से दूर करना है, मेरे पास आखिरी ऑप्शन बचकर रह गया था। क्या तुम्हें लगता है कि अगर मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता होता तो मैं कभी भी तुम्हें खुद से दूर करता? तुम मेरा सुकून हो और कोई भी आदमी कभी अपने सुकून को खुद से दूर नहीं करेगा। कम से कम तुम तो इस बात को समझो। क्या समझो? मैं आरिश? हाँ, क्या समझो? बिना मुझे बताएं आपका चले जाना या फिर सीधा आपका डाइवोर्स पेपर मुझे भेज देना, उसके बाद फिर मुझे ब्लैकमेल करना और उस पेपर पर मेरे साइन लेना। इनमें से क्या आप मुझे समझाना चाहते हैं या फिर आप ये समझना चाहते हैं कि उसे दिन कोर्ट में भी आपने अपनी जगह राघव को भेजा था, वह भी राघव को भी ब्लैकमेल करके? क्या आप जानते भी हैं आपके इस हरकत की वजह से मैं कितना ज्यादा हट हुई थी? और सिर्फ मैं ही नहीं, राघव, उसको कितनी तकलीफ हुई थी। उसने आप पर भरोसा किया था, आपने उसके भरोसे को एक पल में तोड़ दिया। आपने जरा सा भी उसके बारे में नहीं सोचा। राघव हर पल बिना कुछ सोच समझ हमेशा आपका साथ देने को तैयार हो जाता है। वह आपकी हर एक बात मानता है और आप हर बार उसके इस मजबूरी का फायदा उठा लेते हैं। हर बार आप उसे अपने आगे मजबूर कर देते हैं। ऐसा नहीं है। तुम समझ क्यों नहीं रही हो वाइफी? क्योंकि मैं समझाना नहीं चाहती। आरिश, कब तक मैं सिर्फ आपको समझती रहूं? आप भी तो मुझे कभी समझे। आप मेरी दर्द को क्यों नहीं समझते हैं? आप मेरी तकलीफ को क्यों नहीं समझते हैं? आप क्यों नहीं समझते हैं? मुझे तकलीफ होती है आपका जब मन होता है आप कोई भी फैसला ले लेते हैं, मुझसे पूछते भी नहीं हैं, और उस फैसले को आपने मेरे ऊपर भी ठोक दिया था और मुझे ना चाहते हुए भी मानना पड़ा था वो फैसला। इतना कहते हुए चेहरे पर अब उसकी नाराजगी साफ साफ नजर आने लगी थी। तो इधर आरिश जितना ज्यादा उसे समझाने की कोशिश कर रहा था, वह नाराज हो तो चली जा रही थी, समझ रहा था। आरिश अब बिना कुछ कहेंगे है आर्या के ऊपर आते हुए अपने दोनों हाथों को आर्या के कंधों के दोनों तरफ रखते हुए अपने चेहरे को बिल्कुल आर्या के चेहरे के करीब लाते हुए बोला, मैं जानता हूं तुम नाराज हूं और मैं तुम्हारी यह नाराजगी सिर्फ अपने प्यार से दूर करेंगे। आप मेरी नाराजगी दूर करना चाहते हैं या फिर आप खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं? आर्या आरिश की बात सुनते हुए तुरंत ही अपनी आईब्रो उठाते हुए आरिश से सवाल करती है, मगर आरिश आर्या के सवाल का जवाब देने की जगह सीधा आर्या के चेहरे को पकड़ता है और उसके होठों पर अपने होंठ रखते हुए बेहद पैशनेट होकर उसके होठों को चूमने लगता है। एक पल को आर्या पूरी तरह से शांत से हो जाती है, मगर अगले ही पल आरिश के कंधे पर अपने छोटे छोटे हाथों को रखते हुए आरिश से दूर होने की जगह आर्या और फंस जाती हैं। आरिश आर्या के हाथों को पकड़कर बेड पर दबाते हुए आर्या को और भी ज्यादा एग्रेसिव होकर किस करने लगता है। कुछ देर में आर्या के होठों में दर्द होने लगता है, उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगती है और वह अपनी सांसों के लिए और आरिश से झगड़ना शुरू कर देते हैं। वह बार बार अपने पैरों को बेड पर पटक रही थी और आरिश को खुद से दूर करने की कोशिश में लगी रहती है, मगर आरिश तो जैसे उससे दूर होने का नाम ही नहीं ले रहा था।
आर्या जब देखती है कि आरिश उससे दूर नहीं हो रहा है तो वह तुरंत ही आरिश होठों को अपने दांतों तले पकड़कर जोर से काट लेती है और उसके ऐसा कहते ही आरिश दर्द से करारते हुए तुरंत आर्या से दूर हो जाता है और इसके दूर हटाते ही आर्या अपनी आंखें छोटी करती है और फिर घूरकर आरिश की तरफ देखते हुए गहरी गहरी सांस लेते हुए गुस्से भरी आवाज में बोली, क्या आप इस तरह से कैच करके मुझे मारना चाहते हैं? आरिश आर्या से दूर होते ही आर्या की तरफ ही देखे जा रहा था। वह आर्या के सवाल को सुनकर बिना उसके जवाब दिए ही आगे बढ़कर आगे के चेहरे को पकड़कर दूसरी तरफ घूमता है और अपने होठों को उसके गले पर रख देता है। आरिश के हाथ आर्या के सीने पर टिके हुए थे, उसके हाथों की पकड़ आर्या के सीने पर मजबूर होने लगी थी, जिससे आर्या की सांस और भी तेज होने लगती है और वह आरिश के उसे हाथ पर अपने हाथों को रखकर उसे हटाने की कोशिश करती है, मगर आरिश अपने हाथों को हटाने की बजाय अपनी पकड़ और भी ज्यादा मजबूत करते हुए आर्या के गर्दन पर अपने निशाना बनाते हुए बोला, वाइफी यह कोशिश बंद कर, रो, इन कोशिशें का कोई फायदा नहीं है। तुम जितना ज्यादा मुझे खुद से दूर करने की कोशिश करोगी मेरी वाइल्डनेस और भी ज्यादा बढ़ती चले जाएंगे और मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हें चोट पहुंचा दूं, इसलिए थोड़ी देर प्लीज शांत रह जाओ। आर्या आरिश की बात को सुनने के बाद आरिश के हाथों को हटाने की कोशिश करते हुए बोली, आरिश आप क्या कर रहे हैं? मैंने कितनी बार कहा है कि आपके इस तरह करने से मुझे तकलीफ होती है, मगर आपको मेरी एक बात नहीं सुनी होती है ना? आर्या के कहने के बावजूद आरिश कुछ भी नहीं सुन रहा था, जिसे देखते हुए आर्या तुरंत अपने हाथों को आरिश के हाथों से हटाती है और आरिश के सीने पर रखते हुए अपनी पकड़ उसके सीने पर कस देती है, जिसे महसूस करते हुए एक पल के लिए आरिश की पकड़ आर्या के सीने पर ढीली हो जाती है और वह अपने सिर को उठाकर आर्या की तरफ देखने लगता है, मगर आर्या आरिश को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए आरिश के सीने पर चिमटी काट लेती है। आह वाइफी, तुम क्या कर रही हो? आरिश हड़बड़ाता हुआ आर्या के हाथों को अपने सीने से दूर कर देता है। आर्या आरिश को इस तरह से रिएक्ट करता हुआ देखकर अपनी आंखें छोटी करती है और फिर अपने सीने पर अपने हाथों को रखते हुए धीरे से सहलाते हैं और आरिश की तरफ देखते हुए बोली, अब आपको पता चला कि कैसा लगता है? मैंने तो आपको सिर्फ चिमटी काटी है, अपने दांत ही गड़ा दिए हैं। आरिश को समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी बीवी को आज हो क्या गया है। वह जितना ज्यादा आर्या के साथ रफ होने की कोशिश कर रहा था, आर्या उससे कहीं ज्यादा उसके साथ रफ हो जा रही थी। वह कभी आरिश के कंधों को नोच रही थी, कभी आरिश के पीठ पर अपने नाखून गड़ा रही थी, तो कभी वह आरिश के सीने पर चिमटी काट ले रही थी। आरिश पूरी तरह से परेशान हो गया था। वह अब आर्या के छोटे छोटे हाथों को पकड़ता है और उसे आर्या के सिर के ऊपर दबाते हुए आर्या की तरफ बेहद गौर से देखते हुए बोला, अब तुम मुझे नहीं करोगी? इतना कहकर आरिश तुरंत ही थे अपने हाथों को बेड पर ही किनारे की ओर बढ़ता है, जहां उसने अपनी टाई खोलकर फेंकी थी। वह तुरंत ही अपनी टाई उठता है और आर्या के हाथों को उसे टाई से बांध देता है। आरिश के ऐसा करते ही आर्या आरिश की पकड़ से छूटने के लिए झटपटा उठती है, मगर अब तक वह पूरी तरह से आरिश के कब्जे में जा चुकी थी। अब तुम बिन मुझे टच किया सिर्फ मुझे महसूस करोगी। नो वे, मेरे हाथों को खोलो आरिश, वरना यह आपके लिए बिल्कुल सही नहीं होगा। वह तो बाद में देखा जाएगा वाइफ की क्या किसके लिए सही होता है और क्या नहीं। फिलहाल के लिए तो मुझे जो सही लग रहा है वह मुझे करना है। आरिश अपनी बातें कहते हुए एक बार फिर से आर्या के ऊपर झुकने लगता है। इधर आर्या आरिश को एक बार फिर से अपने ऊपर झुकता हुआ देखकर तुरंत ही अपने चेहरे को इधर उधर घूमने लगती है, जिससे कि आरिश उसके होठों पर किस ना कर सके। मगर आरिश अपने चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट लिए हुए तुरंत ही नीचे आता है और आर्या के कंधों पर अपने होंठ टिका देता है। आरिश होठों को अपने कंधे पर महसूस करते हुए आर्या का खुद को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता जा रहा था। आरिश के होठों को अपने बदन पर महसूस करने में आर्या आरिश के साथ ही बहती जा रही थी। आरिश के होंठ एक बार फिर से आर्या के कंधे से होते हुए उसके सीने पर आकर ठहर जाते हैं, मगर आरिश आर्या के सीने पर से अपने होठों को तुरंत ही हटा लेता है और अपनी नजर उठाकर आर्या की तरफ देखता है। आर्या अपने आंखें बंद किए हुए अपने सिर को दूसरी तरफ घुमाए हुए गहरी गहरी सांस ले रही थी। आर्या के चेहरे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी थी और आर्या के चेहरे के एक्सप्रेशन साफ साफ आरिश को बता रहे थे कि वह आरिश की करीबी से पिघल रही है और आर्या इतना ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है कि अब उसका रुक पाना मुश्किल है। और ये देखते हुए आरिश के चेहरे पर एक जंग जीत लेने वाली मुस्कुराहट आ जाती है। आरिश अपने हाथों को आहिस्ते से आर्या के सीने पर रखता है और अपने होठों को उसके पेट पर टिकाते हुए धीरे धीरे वह आर्या के कमर की ओर बढ़ने लगता है। जैसे जैसे आर्या आरिश के होठों को नीचे की तरफ जाता हुआ महसूस करती जा रही थी, वैसे वैसे वह और भी ज्यादा छटपटाती जा रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके पूरे बॉडी में कट दौड़ रही हो। नहीं आरिश, प्लीज रुक जाइए, यह आप सही नहीं कर रहे हैं। अचानक से ही आर्या की गहरी सांसों भरी आवाज आरिश के कानों में पड़ती है। आरिश जो पूरी तरह से आर्या में डूबने को तैयार था, वह अपनी आंखें खोलकर तुरंत ही आर्या की तरफ देखता है, जो कि अपनी लाल हो चुकी नशीली आंखों से आरिश की ओर ही देखे जा रही थी। साथ ही साथ वह उसे रोकने की भी कोशिश कर रही थी, मगर उसके लफ्ज उसकी आंखों के इमोशन से मैच नहीं हो रहे थे। इट्स टू लेट नाउ वाइफ, आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ एनीमोर, यू हैव टू बेयर विद मी। आरिश ने बात कहकर आर्या से अपनी नजरें फिरता है और अपने हाथों को आर्या के सीने से हटाते हुए वह उसके पैरों के बीच रख देता है, जिसे आर्या अपने होठों को अपने दांतों तले कसकर दबा लेती है। साथ ही साथ वह अपने चेहरे को भी जोर से पिलो में प्रेस करती है। और आर्या के इस रिएक्शन को देखते हुए आरिश आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था और वह अच्छी तरह से जानता था कि उसकी बीवी किस पॉइंट पर उसे बर्दाश्त कर सकती है और किसी पॉइंट पर वह खुद बर्दाश्त से बाहर हो सकती है। आरिश, प्लीज डोंट डू दिस।
I can't tolerate this. Please move your fingers away from there. इस तरह की और भी अच्छी स्टोरी सुनने के लिए PR नोवेल स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।